हाय एवरीवन, दिस इज़ सूरज झा। वेलकम टू सुअल आईएएस। और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पूरे के पूरे गांधीयन पीरियड को। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इंडिया से अगर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें 70 to 80% जो हैं वो गांधीयन पीरियड से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको गांधीयन पीरियड ही पहले कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है बच्चा, चलो। तो बहुत अच्छे से कवर करवाया हूँ। आप ना 2-3 बार ये वीडियो देख लोगे तो आपकी चीज़ें पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया कवर हो जाएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम छोड़ो, मतलब सबका ये एक तरह से वो है। आप देखना कितना इसमें इंफॉर्मेशन है, बस आप ध्यान से देखना। हाँ चलो, एक बार मैं आईज वाला ठीक कर लूँ। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा डाउन। चलो, सो गांधीयन पीरियड देखो। गांधी जी जो है ना, सबसे पहले ये हम बात कर रहे हैं कि ये साउथ अफ्रीका गए थे। आपको पता है ना, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया था। किसके साथ? लीगल कॉन्ट्रैक्ट था दादा अब्दुल्ला के साथ, और इनका ही केस लड़ने के लिए 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करके साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, तो इनके साथ ना आप सबको पता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनको ट्रेन से उठा करके नीचे गिरा दिया था, फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद भी। तो ये जर्नी कहाँ से हो रही थी? डरबन टू प्रिटोरिया थी। वो जर्नी कहाँ से हो रही थी? इस जगह से इस जगह जा रहे थे, डरबन टू प्रिटोरिया। ठीक है, तो उस यहाँ पे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। ठीक है, तो दादा अब्दुल्ला के वजह से वो कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किस जर्नी में हुआ था? डरबन टू प्रिटोरिया। 2 इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। नेक्स्ट आओ, तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले इनकी जर्नी देखेंगे, उसके बाद भारत में। ठीक है, चलो। तो साउथ अफ्रीका में जो सबसे पहला इशू ये वहाँ पे उठाते हैं वो था बिल टू डी फ्रेंचाइज इंडियन। क्यों? क्योंकि देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक बिल लाया था जहाँ पे कि जितने भी इंडियंस थे ना वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, उसको डी फ्रेंचाइज का मतलब उनको वहाँ पे उनका नागरिकता उनको नहीं मिलेगी, उनकी छीन जाएगी। तो डी फ्रेंचाइज करने का बिल लाया था। तो इनका ये इशू सबसे पहले गांधी जी ने वहाँ पे उठाया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे नेटल इंडियन कांग्रेस को सेटअप किया, नेटल इंडियन कांग्रेस को, और एक न्यूज़ पर लाया दैट इज़ कॉल्ड इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये सब वहीं की बात बता रहा हूँ। उसके बाद जो इन्होंने सेकेंड इशू उठाया 1906 में, वो कंपलसरी सर्टिफिकेट को लेकर के था। मतलब ब्रिटिश ने क्या बोला था कि आपको एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट का रजिस्ट्रेशन होगा, आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा। तो इनका भी इशू उन्होंने उठाया था, इनका लिए भी उन्होंने प्रोटेस्ट वहाँ पे किया था। ठीक है, ये सेकेंड इशू था। क्या चीज़? कंपलसरी सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर के जब इशू उन्होंने उठाया तो इनकी मीटिंग हुई जनरल स्मूट्स के साथ। ठीक है, लेकिन बात बनी नहीं। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने माने नहीं, इनके साथ बात बनी नहीं। तो फिर गांधी जी ने ये जो पेपर था ना, सर्टिफिकेट वाला पेपर विथ फिंगरप्रिंट, इसको जला करके प्रोटेस्ट रजिस्टर किया था। ठीक है, पेपर बर्निंग। ठीक है, अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ कंपल्सरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द फिंगरप्रिंट, ये बेसिकली एक लेजिस्लेशन था, ये इसके अंदर ही था टू रिस्ट्रिक्ट द इंडियंस इमिग्रेशन। ठीक है, कि अब सबके पास फिंगरप्रिंट होंगे तो अब इमिग्रेशन अब हो नहीं पाएगा। ठीक है, इंडियन इमिग्रेशन को रोकने का एक तरीका था ये। तो इनका विरोध किया था, इनकी बात चली जनरल स्मूट्स के साथ, लेकिन बात बनी नहीं। तो उसके बाद इन्होंने पेपर बंद किया। ठीक है, और इन चीज़ को डिफाई करने के लिए एक इंडियंस ने क्या किया, नेटल टू ट्रांसवर्सल की जर्नी भी उन्होंने निकाली, नेटल टू ट्रांसडिफाई। ठीक है, इस लेजिस्लेशन को, जो लेजिस्लेशन मतलब जो लॉ इंडियंस को आने के लिए अफ्रीका में मना कर रहा था, दैट वाज इंटेंट टू डू दिस, उसको डिफाई करने के लिए, उसको उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो पेपर जलाया गांधी जी ने। प्लस कई लोगों ने जर्नी जो है ना नेटल टू ट्रांसवर्सल किया टू रजिस्टर द प्रोटेस्ट टू डिफाई दिस लेजिस्लेशंस। ठीक है, उसके बाद 1909 में क्या होता है, गांधी जी लंदन विजिट करते हैं। कहाँ विजिट करते हैं? लंदन। और लंदन विजिट करने के रास्ते में उन्होंने एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। ठीक है, और जब वो लंदन विजिट करने जाते हैं तो उस समय इनके पास सावरकर भी इनको आके, ठीक है, सावरकर इनको आके वहाँ पे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इस लंदन में जो विजिट होता है, यहाँ जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में सावरकर जी को भी आमंत्रित किया गया था। तो सावरकर जी पहली बार गांधी जी से कहाँ मिले थे?
लंदन में मिले थे, ठीक है। और गांधी जी ने हिंद स्वराज जो बुक लिखा था ये इसी जर्नी के दौरान लिखे थे जब वो लंदन जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद जब वो लौटे वहाँ से लंदन से, तो इन्होंने फिर टॉल्स्टॉय फॉर्म की इस्टेब्लिश किया, इन्होंने बनाया, वहीं अफ्रीका की बता रहा हूँ। और इसी के बेसिस पे यहाँ पे साबरमती आश्रम वगैरह सब आप देखते हो, ठीक है, देखते हैं ना। तो ये जो टॉल्स्टॉय फॉर्म था जो अफ्रीका में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द लंदन, इनका जो आर्किटेक्ट था ना, ये एक जर्मन आर्किटेक्ट था, उनका नाम था कैलन बक। और यही टॉल्स्टॉय फॉर्म आगे जाके प्रिकर्सर बनता है द लेटर गांधीयन आश्रम, दैट इज कॉल्ड गांधीयन आश्रम वगैरह सब, साबरमती आश्रम में जो है, ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका में इनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं गांधी जी के, कौन है? गोखले साहब, ठीक है। गोखले पेड विजिट टू साउथ अफ्रीका, इनके पॉलिटिकल गुरु हैं। तो गोखले जी इनसे मिलते हैं अफ्रीका में ही जाके, ठीक है। उसके बाद ये जो एक पॉल टैक्स भी लाया गया था कि ना ऑन ऑल इंडियन एक्स इंडेंजर्ड इंडियंस। क्या मतलब हुआ कि जितने भी इंडेंजर्ड इंडियंस हैं ना, एक्स इंडेंजर्ड एनिमल्स, उसको ना 3 पाउंड देना पड़ेगा एज ए पॉल टैक्स, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सारे चीज़ को इन्होंने, ये वाला इशू, उसके बाद ये वाला इशू, ये वाला इशू, ये सब इशू को उन्होंने उठाया वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो होता है उसके बाद वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो क्या करती है कि अगर कोई मैरिजेस क्रिश्चियन राइट्स के अगेंस्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो वो मैरिज को सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट डिक्लेयर करती है। तो ये सब इनका भी गांधी जी ने वहाँ पे विरोध किया, ठीक है। कंट्री वाइड वहाँ पे सत्याग्रह हुआ और उस सत्याग्रह होने के बावजूद से ही, उनके वजह से ही ये जो पॉल टैक्स था, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, ये जो मैरिज वाली बात थी कि अगर आपने क्रिश्चियन राइट्स फॉलो नहीं किए तो राइट्स मतलब RITS मतलब रिचुअल्स, तो ये नहीं फॉलो किए तो आपका मैरिज वगैरह सब इनवैलिडेट करा गया, ठीक है। तो इन सब में वहाँ पे उनको क्या मिली? जीत मिली, ठीक है। समझ में आ रहा है? पॉल टैक्स जो लगने थे कि 3 पाउंड देना पड़ेगा जितना भी एक्स इंडेंजर्ड इंडियंस हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो था, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, फिंगरप्रिंट वाला वो, और एक मैरिज, इन 3 लॉ को ब्रिटिशर्स ने वापस लिया, ठीक है, ड्यू टू गांधी जी के सत्याग्रह करने के वजह से। और उसके बाद जब ये सब काम हो जाते हैं, वैसे तो 1 साल के लिए ही बुलाया था दादा अब्दुल्ला ने, लेकिन भाई साहब इनको कितना साल लग गया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गांधी जी भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को, और इसी डेट को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं, 9 जनवरी 1915। रिमेंबर दिस, रिटर्न टू इंडिया। और जैसे रिटर्न टू इंडिया होता है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। लेकिन उसके पहले हम जानना चाहते हैं यहाँ क्या लिखा है। नो पार्टिसिपेशन इन होम रूल लीग एज ही थिंक्स नन ऑफ दीज मेथड्स वेर रियली वायबल, ओनली आंसर बाय द सत्याग्रह। अच्छा, ये तो मैं आगे भी पढ़ाऊंगा कि गांधी जी ने होम रूल लीग में पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उनको लगता है ना कि इससे कुछ होगा नहीं, ओनली सॉल्यूशन क्या है? सत्याग्रह ही है, ठीक है। ये तो आगे पढ़ोगे वैसे भी आप, वो तो ऐसे एक पॉइंट आ गया। चलो चंपारण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, समझना चंपारण के बारे में 4-5 पॉइंट्स हैं। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ है, ठीक है। देखो 3 हमारे पास है ना, CAK, चंपारण सत्याग्रह, केक याद रखो, CAK, चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। ये 17 में, ये 18 में, ये 18 में, 17, 18, 18, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, ये बिहार में हुआ था। इनको कहा जाता है कि गांधी जी के पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है, फर्स्ट CDM, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसी चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है, और ये पहला सत्याग्रह भी था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो गांधी जी ना राजकुमार शुक्ला जी इनको बुलाते हैं, ठीक है। आपको पता है लखनऊ सेशन जब हुआ था 31वां, तो उस राजकुमार शुक्ला जी 1916 में हुआ था ना लखनऊ से, तो वहाँ पे गांधी जी से मिलते हैं राजकुमार शुक्ला जी, और वहाँ इंडिको जो प्लांटर्स हैं फार्मर, उनसे उनकी दुर्दशा के बारे में, उनके कंडीशन के बारे में बताते हैं और उनको परसुएड करते हैं कि प्लीज़ गांधी जी आप आइए हमारे वहाँ पे और हमारा सॉल्यूशन दीजिए, हमारा हेल्प कीजिए। तो फिर गांधी जी अगले साल विजिट करते हैं 17 में, राजकुमार शुक्ला ने इन्होंने इन्वाइट किया था। रिमेंबर दिस फैक्ट बच्चा, ठीक है। तो मूवमेंट पढ़ रहे हैं, पहला मूवमेंट चंपारण ही है। तो यहाँ जो इशू था ना वो 3 कठिया सिस्टम्स को लेकर के था। 3 कठिया सिस्टम का मतलब होता है आउट ऑफ 20 पार्ट्स ना 3 पार्ट्स में आपको इंडिगो प्लांट करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये था। दिस इज कॉल्ड 3 कठिया। तो 3 कठिया का मतलब होता है 1/3 नहीं, 3/20। पहले तो आपको यही याद रखना है, 3 कठिया सिस्टम,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो लीडर्स थे वो कौन कौन इन्वॉल्व थे ज़रा देख लो। राजेंद्र प्रसाद थे, बिहार से ही है। JB कृपलानी थे, है ना। M देसाई थे। उसके बाद ब्रिज किशोर साहब थे। नरहरी थे, नरहरी पारिक थे। ठीक है, तो याद रखो राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी साहब, M देसाई, ब्रिज किशोर, नरहरी पारिक, ये सब चंपारण सत्याग्रह से के लीडर रहे थे। ठीक है। उसके बाद जर्मनी ने, देखो जर्मनी ने जब सिंथेटिक डाई को इन्वेंट कर दिया, ठीक है, ड्यू टू द जर्मनी सिंथेटिक डाइज, है ना, इट फोर्स द इंडिगो आउट ऑफ द मार्केट ऑफ द 1910। उसके बाद क्या, देखो पहले तो इंडिगो की खेती होती थी ना यार, इंडिगो तो वहीं से बना। अभी भी हमको याद है मम्मी से हम लोग ने नील गंजी हुआ करता था ना, गंजी जिसको वेस्ट बोलते हो आप लोग, तो उसमें हमारी मम्मी लोग ना नील देती थी, नील। अब तो कोई यूज नहीं करता यार, बट बचपन में हम लोग वाइट वाले जो गंजी होता था उसमें बहुत यूज़ कर रहे थे मम्मी लोग। तो जर्मनी ने क्या किया, ये सिंथेटिक डाई को बना लिया। तो जिसकी वजह से ना प्रॉब्लम क्या हुई ना, कि जो इंडिगो थी ना, ये नेचुरल वाली इंडिगो, ये मार्केट से ना आउट हो गई, क्योंकि इनसे बेटर ये था और कम दाम में भी मिल रहा था। ठीक है, समझ रहे हो। तो हैंस द डिमांड एंड रिजल्ट ऑफ द रेंट इन्हेंसमेंट और इलीगल ड्यूज, तो इससे ब्रिटिश को कम फायदा होने लगा। तो जब कम फायदा होने लगा तो इन्होंने क्या बोला, डिमांड ज़्यादा अपनी बढ़ा दी, रेंट्स इलीगल ड्यूज वगैरह सब बढ़ा दी। तो इससे किसानों को बड़ा नुकसान होने लगा। तो फिर गवर्नमेंट ने, जब गांधी जी ने ये सत्याग्रह स्टार्ट करता है, तो फिर गवर्नमेंट ने एक उनको बैठानी पड़ी, कमीशन बैठानी पड़ी। और उस कमीशन में गांधी एक मेंबर थे, गांधी जी एक मेंबर थी। और जब उस कमीशन ने अपना सजेशन दिया, रिकमेंडेशन दिया, तो उस रिकमेंडेशन में ना उन्होंने बोला कि ये सिस्टम जो है ना, 3 कठिया सिस्टम, इसको प्लीज़ एबोलिश कर दीजिए, है ना। रिकमेंडेड टू एबोलिश द सिस्टम, और पीजेंट को कंपनसेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन गांधी जी बोले चलो कोई नहीं, आप 25% जो मनी इलीगली आप लिए हो ना वही रिटर्न कर दो, बस रिफंड ओनली 25% ऑफ द मनी इलीगली टेकन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम था आपका चंपारण सत्याग्रह का। ठीक है बच्चा। चंपारण के बाद क्या होता है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 2018 में। ठीक है, तो CDM क्यों होता है, क्योंकि डिफाई क्या बोला, हम नहीं दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड CDM। मतलब सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट जब आप पढ़ते हो तो सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट क्या करता था, देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था कि हम ब्रिटिशर्स गुड्स वगैरह सब यूज़ नहीं करेंगे, हम उनके बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाएंगे, यही सब था ना। लेकिन इसका एक अपर वर्जन था CDM। इसमें क्या बोला, ये सब तो मैं करूँगा ही करूँगा, बाइकआउट तो करूँगा ही करूँगा, प्लस अब टैक्स भी नहीं दूंगा। तो ये CDM में था, मतलब अब कानून ही नहीं मानूंगा। देखो आप कोई चीज़ बाइकआउट करो, तो यहाँ पे बाइकआउट करने का मतलब जैसे ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट करो, उनकी चीज़ों स्कूल को बाइकआउट करो, तो यहाँ पे आप कोई लॉ वायलेट नहीं कर रहे हो ऐसे। NCM की पार्ट बता रहा हूँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन CDM में क्या हुआ था ना, टैक्स भी उन्होंने बोला कि आप टैक्स नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये तो लॉ वायलेट हो गया ना। तो यहाँ भी इन्होंने बोला कि 3/20 कर रहा है, आप मानो ही मत। तो इसलिए कहा था कि फर्स्ट CDM है चंपारण सत्याग्रह। अब आते हैं हम लोग अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो 1918 में हुआ था। इसको बोला जाता है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। ठीक है, अच्छा क्या प्रॉब्लम हुआ था, प्रॉब्लम ये हुआ था कि यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था कि जो मिल के ऑनर्स थे ना और जो वर्कर्स थे, इनके बीच थोड़ा इशू हुआ था। देखो क्या हुआ था कि प्लेग आया था, तो प्लेग आया था तो बोनस चाहिए था फार्मर्स को, और ये कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ था। तो वर्कर्स ने बोला कि भाई हमको ना 50%, मेरा उन्होंने डिमांड किया कि भाई 50% दे दीजिए हम लोगों को। तो मिल वर्कर ने बोला कि जो ऑनर थे मिल का ऑनर, उन्होंने बोला नहीं 50% तो हम आपकी डिमांड पूरा नहीं कर सकते, बट या हम 20% ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसके बाद में क्या बोला कि अब बात नहीं बन रही थी। तो ब्रिटिश ने सोचा कि यार चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने बड़ी मदद करी हमारी, गांधी जी सही कर रहे थे। इन्होंने बोला 25% ही सिर्फ वापस कीजिए, हम तो भाई अच्छा खासा रिटर्न करने वाले थे। तो गांधी जी को ब्रिटिश ने बुलाया और उसके बाद एक आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश हुआ, और उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, वर्कर्स 50% मांग रहे हैं, आप 20% देने को तैयार हो। तो इस आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने बोला कि 35% दीजिए। ठीक है, तो हैंस एडवाइज्ड वर्कर और 35% जस्टिफाई किया, लेकिन फिर भी मिल ऑनर ने नहीं माना। तो अब बोला गांधी जी ने वर्कर्स को बोला कि जाइए आप हंगर स्ट्राइक पे चले जाइए।
ठीक है। हैंस एडवाइज्ड वर्कर टू गो फॉर द स्ट्राइक, दैट इज कॉल्ड हंगर स्ट्राइक। तो दिस इज कॉल्ड, उसके बाद बात मानी गई, तो उसके बाद दिस इज कॉल्ड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है। अब आता है खेड़ा। खेड़ा 1918 में होता है, इसको बोला जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे देखो क्रॉप्स का फेलियर हुआ था, ठीक है, और क्रॉप्स फेलियर में रेवेन्यू कोड में, मतलब ये लॉ में लिखा हुआ था, कोड में लिखा था कि अगर किसी साल ड्राउट होने की वजह से या किसी होने से वजह से अगर प्रोड्यूस पिछले साल के 1/4 रह जाते हैं, इससे भी कम होते हैं, तो आपको देना नहीं पड़ेंगे चीज़ें, रेवेन्यू वगैरह सब। ठीक है। तो ये रेवेन्यू कोड था, क्रॉप का फेलियर हुआ, इससे भी पैदावार कम हुआ, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने बोले कि लगान तो देना पड़ेगा, 2 गुना लगान। तो हैंस अपील फॉर द रिमिशन, भाई क्रॉप फेलियर हुआ है, बट ब्रिटिश ने इसको इग्नोर कर दिया। समझ में आ रहा है। तो जब ब्रिटिश ने इसको इग्नोर किया तो फिर यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो इस पूरे के पूरे चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का काम किसने किया था? इंक्वायर बाय द सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी। याद रखना इसको, इस पूरे चीज़ को इंक्वायर किया कि इन्होंने इंक्वायरी बनाई थी सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत साहब और विट्ठल भाई पटेल इसमें थे। ठीक है। और विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है। और उसके बाद गांधी जी भी थे। इन्होंने क्या बोला? ही आस्क्ड पीजेंट टू फाइट अनटू द डेथ, अप टू द डेथ। मतलब बोला कि अपने जान तक लड़ो भाई। अब गलत है सो गलत है, रेवेन्यू कोड में साफ साफ लिखा है। ठीक है। तो इसलिए बोला था कि मानो ही मत उनकी बात। तो दैट इज कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बायकॉट करो। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो गांधी जी ने भी इनकी कमान संभाली थी। जैसे गांधी जी ने इनकी खेड़ा सत्याग्रह की कमान संभाली तो गवर्नमेंट अंदर प्रेशर आ गया, और जैसे गवर्नमेंट प्रेशर में आया तो उसके बाद एक सीक्रेट इंस्ट्रक्शन दिया गवर्नमेंट ने कि बोला आप उसी से पैसे कलेक्ट कीजिए जो पे कर सकते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है? जो पे कर सकते हैं उसी से कीजिए। अब फिर चीज़ें ये सॉल्व हो गई। ठीक है। चलो, तो ये 3 हमने आपको बता दिया। अब ये एरो यहाँ आया। अब आया अगला रॉलेट एक्ट। ध्यान सुनो, रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो इसको फर्स्ट एनसीएम बोलते हैं, खेड़ा को याद रखना। और चंपारण को क्या बोलते हैं? फर्स्ट सीडीएम। और अहमदाबाद मिल को क्या बोलते हैं? फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। याद रखिएगा इसको। अब रॉलेट एक्ट पढ़िए, इसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। ये 1919 में आया था। ठीक है, ये पहले आया था, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट पहले आया था और जलियांवाला वगैरह सब बाद में आया था। तो इसके बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं तो देखा जाए तो एक रिफॉर्म आया था, आपने पढ़ा भी होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज़ 1999। ये बाद में आया था, पहले ये रॉलेट एक्ट आया था। कहते हैं ना स्टिक एंड कैरोट वाली पॉलिसी, है ना। तो ये स्टिक था और ये कैरोट था। ठीक है। तो ये इसी चीज़ में लिखा हूँ कि मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है कि किसी भी आदमी को विदाउट गिविंग एनी ग्राउंड फॉर द अरेस्ट, उनकी सिविल लिबर्टी उनसे छीन ली गई। उसको डिटेन किया जा सकता है, उसको इम्प्रिजन किया जा सकता है, और उनके लिए कोई कन्विक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रायल होने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? तो इससे क्या बोला गांधी जी ने? बोला ये तो बहुत गलत है। तो गांधी जी कॉल्ड फॉर नेशनल वाइड प्रोटेस्ट। और जब इस समय वो नेशनल वाइड प्रोटेस्ट करते हैं तो इस समय उन्होंने पहली बार होम रूल लीग से हेल्प मांगी थी। ठीक है, समझ में आया? तो ये सिविल लिबर्टी को कट करने वाला लॉ था। ठीक है। उसके बाद जस्ट बाद ही हो जाता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। 1526 लोग लगभग मरे थे। मतलब मरे तो नहीं बोलूँगा, दैट इज़ रॉन्ग वर्ड, मार्टर्ड हुए थे वो। अब एक मूवी भी आई थी ना, केसरी 2। सोचो यार, मतलब एक बंद दीवार में और अंधाधुंध गोली चलवाए, मतलब समझ रहे हो आप? उस सीन याद करो। तो दैट इज, एक होता है, एक है जनरल डायर, एक है माइकल ओ डायर। पढ़े है ना आप? हाँ जी। तो ओ डायर जो था ना, वो पंजाब का उस समय गवर्नर हुआ करता था, और जनरल डायर तो बस एक मिलिट्री का वो था, बंदा था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, डिफरेंस मत करना। तो उधम सिंह ने जनरल डायर को नहीं मारा था, जनरल डायर तो मर गया था ऐसे ही।
उनको जा करके मारा था 1940 के आसपास, मारा था लंदन में जाके, ठीक है, जनरल ओ डायर को। और ऑर्डर किसने दिया था? जनरल डायर ने फायरिंग का ऑर्डर दिया था, याद रखना। लेकिन इन सब के पीछे मास्टरमाइंड तो ओ डायर ही था ना, चलो इसलिए उनको मारा। जो जलियांवाला बाग में इसके, तो इसको कहा था ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था यहाँ पे जलियांवाला बाग में, किस चीज़ का प्रोटेस्ट चल रहा था? दो बंदा को गिरफ्तार किया गया था, एक सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू को। तो इनकी गिरफ्तारी जो हुई थी ना, इसी के अगेंस्ट वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, और बैसाखी मेला भी लगा हुआ था, ठीक है। तो इसके खिलाफ जब ये हुआ अंदर, मतलब 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है, जलियांवाला बाग में इसके। और प्रोटेस्ट क्यों चल रहा था मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद एक कमेटी बैठाई गई है, क्योंकि हंगामा बहुत हो गया था। तो जब कमेटी बैठाई गई तो उस कमेटी का नाम था हंटर कमीशन। क्या था? हंटर कमीशन, ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? हंटर कमीशन। और जब ये जलियांवाला बाग हुआ तो उसी समय टैगोर जी ने अपना जो टाइटल था नाइटहुड का, ये इन्होंने रिटर्न कर दिया था। याद रखिए कि टैगोर जी ने अपना जो रिनाउंस किया था टाइटल को, उन्होंने त्याग दिया था, वापस कर दिया था ब्रिटिश को, वो जलियांवाला बाग होने के वजह से ही। और उनके बाद जो मूवमेंट चल रही थी गांधी रॉलेट के अगेंस्ट, उसके बाद गांधी जी ने उसको, ये जो चल रही थी ना रॉलेट एक्ट के, उन्होंने कॉल्ड ऑफ कर दिया, क्योंकि इतना वायलेंस हो गया ना, इन्होंने बंद कर दिया वो, ठीक है। अब सोचो इस समय 1919 के आसपास, देखो मैं कह रहा हूँ 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। तो इस समय सोचो क्या क्या मतलब चीज़ें थी इस टाइम। देखो सिचुएशन, वॉर टाइम रेपरेशन चल रहा था, फोर्स्ड इंक्रूटमेंट हो रहा था, है ना, आर्मी में जाने के लिए ज़बरदस्ती, ठीक है। उसके बाद डिजीज़ेस वगैरह सब बहुत फैल रहे थे। आर्मी हैड टू कॉल्ड इन, है ना, ड्यू टू द लार्ज स्केल वायलेंस, ठीक है। और बहुत जगह हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन, कहाँ कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ इस जलियांवाला बाग की वजह से, दिल्ली में हुआ, कलकत्ता में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इनका वजह जलियांवाला बाग भी था, और ये सब तो पीछे से आग लग ही रहा था ना यार, ज़बरदस्ती, मतलब वर्ल्ड वार में धकेला जा रहा था, है ना, ज़बरदस्ती प्रोड्यूस किया जा रहा था, सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जा रहा था, है ना, समझ रहे हो। फैमीन भी आया था इस समय, स्टिल फूड को यहाँ मतलब दूसरी जगह ट्रांसफ़र। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ ना, ये याद ध्यान से रखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ दैट इज़ 1914 to 18, इट वॉज सपोर्टेड बाय मॉडरेट्स, सपोर्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट, बट नॉट रिवॉल्यूशनरी। ये तो बोला था उठा के पटक दो यहीं पे, रिवॉल्यूशनरी ने इनको सपोर्ट नहीं किया। तो याद रखना एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों ने वर्ल्ड वार 1 में सपोर्ट किया था। तो मॉडरेट तो बोला कि हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, इट शैल बी आवर ड्यूटी। और एक्सट्रीमिस्ट ने क्या बोला कि हाँ भाई ब्रिटेन का हेल्प कर देते हैं, इंडिया अपनी लॉयल्टी दिखाएगा, इसके बदले हमें सेल्फ गवर्नमेंट देगा ब्रिटिश। लेकिन रिवॉल्यूशनरी ने क्या बोला? नहीं भाई, ये अपॉर्चुनिटी है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो, टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है, समझ में आया इतना? चलो अब आओ, इसके बाद चलता है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो देखो एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ पे? इलाहाबाद में। और इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए होता है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होता है सारे पार्टियों का, कहाँ होता है? इलाहाबाद में, ठीक है। तो जो खिलाफत आंदोलन था ना, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक तरह का बेस प्रोवाइड किया, इमीडिएट बैकग्राउंड प्रोवाइड किया। और यही एक मौका था कि जब गांधी जी को लगा कि यही एक मौका है, खिलाफत इश्यू को जोड़ देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, समझ में आ रहा है, ताकि प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इसका एक ग्लोबल लिंक तो था ही यार। देखो ट्रीटी ऑफ सेवर्स आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। टर्की का बड़ा वहाँ पे जो पोस्ट ऑफ खलीफा हुआ करता था उसको ख़त्म किया, है ना, ओटोमन एम्पायर वाले पोस्ट वगैरह सब, खलीफा का पोस्ट ये डिक्लाइन हुआ। तो टर्की का बहुत ह्यूमिलेशन हुआ था, और टर्की उस समय मुस्लिम वर्ल्ड का अभी भी देखते ही हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें थी, तो उनके वजह से खिलाफत का एनसीएम में ट्रांसफ़र करवाया। अच्छा, इस मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को
इंडोर्समेंट हुआ था नागपुर सेशन में, याद रखना 1920 के। तो आपको कहेगा नहीं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इंडोर्स कब करवाया गया था, किस सेशन में कांग्रेस करवाया गया था, दैट इज कॉल्ड नागपुर सेशन। ये दिसंबर में हुआ था 1920 में, ठीक है, समझ में आ रहा है। और खिलाफत इट वाज लॉन्च्ड फॉर्मली, और जैसे ये फॉर्मली लॉन्च होता है 1 अगस्त को, उसी दिन लोकमान्य तिलक साहब की डेथ हो जाती है, उसी दिन लोकमान्य तिलक साहब की डेथ हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो प्रोग्राम में यही बोला गया था कि हम लोग बाइकआउट वाइकआउट करेंगे, और इंक्लूडिंग द बाइकआउट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह सब। बट ध्यान दीजिए, एक्सेप्ट 2 थिंग, कि गवर्नमेंट सर्विसेज का कोई रेजिग्नेशन नहीं होगा, जो लोग जहाँ काम कर रहे हैं वो काम करेंगे, गवर्नमेंट जॉब को नहीं छोड़नी है, और टैक्सेस वैक्सेस जो आप दे रहे हैं वो देते रहिए। तो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये दोनों छोड़ करके बाकी सब चीज़ को किया गया, ठीक है, याद रखें। और ये दोनों इंक्लूड हो गया था किसमें, CDM में भी, ठीक है, याद रखिएगा। बट समहाउ कुछ जगह नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस मूवमेंट चल रहे थे, जैसे मदीनापुर में, बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, गुंटूर में चल रहा था, जैसे आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, अगेंस्ट द यूनियन बोर्ड। याद रखना, इस समय ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कुछ जगह चल रही थी नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस मूवमेंट, जैसे इन मदीनापुर, इन गुंटूर, अगेंस्ट द यूनियन बोर्ड, ठीक है। और इस समय लोकल स्ट्रेंथ भी, लोकल लीडर्स ने भी बड़ा वहाँ, जैसे आप इसी समय देखोगे तो कि अवध किसान मूवमेंट का बड़ा सपोर्ट मिला था, एका मूवमेंट का बड़ा सपोर्ट मिलता, मोपल्ला रिवोल्ट वगैरह सब हुआ था। इसी मोपल्ला रिवोल्ट जो 1920-21 के आसपास हुआ था, केरला के आसपास हुआ, तो वैगन ट्रेजेडी हुआ था ना, वैगन ट्रेजेडी, जहाँ पे एक वैगन के अंदर में काफ़ी लोग मर जाते हैं ड्यू टू द सफोकेशंस, तो ये मोपल्ला रिवोल्ट था, दैट इज दिस, ठीक है। अच्छा, तो जब नागपुर सेशन में इसको इंडोर्स किया, दिस इज कॉल्ड इसको, तो लेकिन बिफोर, तो ध्यान से समझो, अभी तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अभी तक डिमांड की थी कि स्वराज जो होगा ना वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से लेंगे। मतलब NCM के पहले जो भी डिमांड चल रही थी वो चल रही थी कि हमें स्वराज दीजिए, सेल्फ रूल दीजिए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। बट अब ना, ध्यान सुनो, नाउ थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, ठीक है। तो गांधी जी ने अली ब्रदर जो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट का, शौकत अली और उन अली को, ठीक है, नेशनल वाइड वो टूर करते हैं इस समय। और हियर आल्सो उन्होंने कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स भी बनाए, ठीक है। और ये कॉर्प्स जब उन्होंने बनाया, कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स, तो लाजमी सी बात है गवर्नमेंट ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। तो इतना चीज़ जब हो रहा था, इतना जगह चीज़ें हो रही थी, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी कि नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस चल रही हैं मदीनापुर में, गंतूर में वगैरह सब में, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बाइकआउट हो गया, ये अवध किसान मूवमेंट, एका मूवमेंट, मुपल्ला, ये वगैरह सब, ये सब इतनी चल रही हैं। उसके बाद कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि हमें ये जाननी चाहिए कि गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था? तो देखो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था। तो देखो इनिशियली जो है ना, जो रीडिंग था उस समय का वाइसरॉय, इनका और गांधी जी की बात चली, दोनों के बीच टेबलिंग हुई, बैठे बात करे, लेकिन बात बनी नहीं। शुरुआत में तो इन्होंने कुछ नहीं करा, बात चली, बट लेटर कैम डाउन हैवली, बड़े मतलब भाई साहब सारे लीडर को उन्होंने अरेस्ट कर लिया एक्सेप्ट गांधी जी। ऑल्दो बाद में गांधी जी को भी कर लिया था, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन याद रखना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रिस्पॉन्स में सारे लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था एक्सेप्ट गांधी जी। तो जब इसके बाद जब सारे लीडर को अरेस्ट कर लिया तो गांधी जी ने बोला, थ्रेटन करा, मतलब उनको धमकी दी कि भाई अगर आपने उनको नहीं छोड़ा तो वी विल लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द अपर वर्जन ऑफ दिस। तो इनकी 2 डिमांड थी गांधी जी की, क्या, एक तो सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको छोड़ो भाई, और जो प्रेस पे कंट्रोल करके रखा है ना आपने, इनको रिमूव करो। तो रिजल्ट क्या हुआ, ये मूवमेंट चल ही रहा था, एक कांड हो जाता है, चौरी चौरा इंसिडेंट यूपी में। और उसके बाद गांधी, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट पता ही होगा, कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, तो उसके बाद वायलेंस हो गया। गांधी जी तो कह रहे थे भाई वायलेंस नहीं करेंगे, तो गांधी जी को फिर मूवमेंट वापस लेना पड़ा। गांधी जी हैज टू कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद गांधी जी बोलते हैं चलो भाई अभी तुम लोग से नहीं होगा, तुम लोग समझ नहीं पाए हो सत्याग्रह क्या है नहीं है,
तुम लोग रेडी नहीं हो इस चीज़ के लिए, अभी तुमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में भेजते हैं, ठीक है। तो फिर इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है बारडोली में फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, है ना, कंस्ट्रक्टिव वर्क, और बोला कि जितना भी एक्टिविटी है ना सबको बंद करो जो कि लॉ को ब्रेक करने का काम कर रहा है, ठीक है। लेटर गांधी जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड सिडिशन के केस में, क्योंकि उन्होंने वो यंग इंडिया में एक आर्टिकल छाप दिया था, ठीक है। और इनको जो ये गांधी जी को अरेस्ट करवा, मतलब इनको जो सज़ा सुनाई गई थी कि भाई चलिए आप अरेस्ट होते हैं, उस समय जस्टिस कौन थे? वो थे ब्रूमफील्ड, जस्टिस ब्रूमफील्ड, याद रखिएगा। तो गांधी जी सिडिशन के चक्कर में पहली बार अरेस्ट हुए थे इन द आर्टिकल और किस आर्टिकल, यंग इंडिया में, ठीक है। बट इनको जल्दी ही छोड़ दिया गया इन 2024, ठीक है। बट यहाँ पे जब इतने सारे लीडर को अरेस्ट कर लिया, फिर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, तो उसके बाद ना लीडरशिप बचा नहीं, तो एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया। अब आपको ही पता है कि जब कोई वैक्यूम क्रिएट होता है, कोई लीडरलेस मूवमेंट होती हैं, तो मनमानी चलता है, फिर जो कर रहे हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है वो वही कर रहा है, तो जिसके वजह से क्या होता है ना, चीज़ें प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। तो अभी बताऊँगा आपको। उसके बाद इनको 2024 में छोड़ भी दिया गया और इनको कहाँ रखा गया था? येरावाड़ा जेल में, याद रखिएगा, कहाँ? येरावाड़ा जेल में, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू द लीडरशिप वैक्यूम के वजह से कांग्रेस जो ना दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक स्वराजिस्ट और एक नो चेंजर्स। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बड़े पूछते हैं, एक स्वराजिस्ट और एक नो चेंजर्स, ठीक है। तो स्वराजिस्ट ये बोल रहे थे कि हम वो दे आर लाइक प्रो चेंजर्स, ठीक है, मतलब वो चेंज चाहते थे, वो चाहते थे कि वापस लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम लोग जाएं, ठीक है, वहाँ पे बैठ करके डिस्कस करें, जो भी चीज़ होता है, मतलब इतना जो कर रहे हैं हम लोग वो सबको स्टॉप किया जाए, मतलब दे आर प्रो चेंजेस, मतलब जो भी चल रही है उसको बदलो, दे आर प्रो चेंजेस। अभी प्रोटेस्ट चल रही हैं, ब्रिटिश के अगेंस्ट बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, ठीक है, हमने इतनी चीज़ बाइकआउट कर रही हैं, तो स्वराजिस्ट का मानना था कि ये सब बंद करके अब भाई ज्वाइन करते हैं मेन स्ट्रीम को, ठीक है। तो दे आर स्वराजिस्ट एंड दे आर इन द फेवर ऑफ चेंज। बट एक उसमें कौन कौन थे? एक ये CR दास साहब थे, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान, नाम याद रखिएगा, दे आर स्वराजिस्ट, दे आर प्रो चेंजर्स। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, ये मोतीलाल नेहरू जब आएगा ना अजमल खान जरूर आएंगे, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान और CR दास। अब एक नो चेंजर्स थे, बोला नहीं नहीं कंटिन्यू रखने दो, पेलने दो ब्रिटिश को, ठीक है। इसमें कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे हमारे, वल्लभ भाई पटेल गरम दल के नेता, उसके बाद MA अंसारी, ठीक है, उसके बाद राजगोपालाचारी। तो ये चार लोग नो चेंजर्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद 1922 में एक गया सेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना गया जब सेशन हुआ तो स्वराजिस्ट का ना डिफीट हो गया, इनका जो चाहते थे कि नहीं भाई फिर से दोबारा ज्वाइन करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह सबको, इनका डिफीट हुआ, इनका जो प्रपोजल था ना वो डिफीट हो गया। टू एंडिंग एंड मेंडिंग, ये याद रखना, ये वर्ड याद रखना, डिफीट ऑफ द स्वराजिस्ट प्रपोजल टू एंड ऑफ एंडिंग एंड मेंडिंग, जिनकी वजह से इनकी बड़ी बेइज्जती हुई। सो मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान, CR दास वगैरह सब दे रिजाइंड, नेहरू एंड CR दास दे रिजाइंड, और रिजाइन करेंगे तो कुछ करेंगे भाई, तो दे फॉर्म कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। देख रहे हो, जब अपनी नहीं चली तक नई पार्टी बना ली, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, याद रखो। ये किसने बनाया था? नेहरू और CR दास ने, ठीक है। चलो, तो गया सेशन हुआ था 1922 में, ठीक है, ये इसको याद रखिएगा, बिहार के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दिल्ली सेशन हुआ 1923 में, याद रखिएगा, दिल्ली सेशन। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो गया इन दो ग्रुप के बीच में, स्वराजिस्ट और नो चेंजर के बीच, द कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स, ठीक है। और इस कंप्रोमाइज़ करने में गांधी जी का थोड़ा हेल्प मिला था, ठीक है, ठीक है। तो स्वराजिस्ट को बोला गया कि यू आर अलाउडेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन विद इन द कांग्रेस, कि आप कांग्रेस के अंदर में इलेक्शन लड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई स्प्लिट ऐसा सच नहीं हुआ था जो 1907 में सूरत स्प्लिट देखने को मिला। तो यहाँ पे समझदारी दिखाई और स्वराजिस्ट ने भी एक्सेप्ट किया कांग्रेस के प्रोग्राम को कि भाई हाँ हम चलने देते हैं जैसा चल रहा है, ठीक है। और जिसके वजह से स्वराजिस्ट को क्लियर सेंट्रल प्रोविंस में क्लियर मेजोरिटी उनको मिली,
ठीक है। गांधी जी के हेल्प से ये सब हुआ था। कंप्रोमाइज़ इन दिल्ली सेशन, ठीक है। गया सेशन में डिफीट हुआ था इनके प्रपोजल ऑफ एंडिंग मेंडिंग, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने रिजाइन करके एक नए पार्टी स्वराज्य पार्टी स्थापित कर ली थी। फिर अगले साल सेशन हुआ दिल्ली सेशन में, यहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो गया दोनों के बीच गांधी जी के हेल्प से। तो गांधी जी ने बोला कि गांधी जी इनिशियली अपोज स्वराजिस्ट प्रपोजल, बट बाद में वो मान गए थे, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये जो स्वराजिस्ट थे ना, इनके थोड़े से फ़ायदे देखो, क्योंकि थोड़ा ये समझना बड़ा ज़रूरी है यार कि इनका क्या मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है स्वराजिस्ट का। तो स्वराजिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है कि देखो, इस समय सारे लीडर्स वगैरह सब तो जेल में चले गए थे, तो इस भाई साहब ने ना लीडरशिप प्रोवाइड करने का काम किया। तो दे फील्ड पॉलिटिकल वैक्यूम, और सरकार पे प्रेशर भी बनाया। कैसे? एक बिल आया था ना, पब्लिक सेफ्टी बिल 1929, इनको डिफीट करने में इनका बड़ा रोल है, ठीक है, समझ रहे हो, इनका बड़ा रोल है। पब्लिक सेफ्टी बिल को डिफीट करने में स्वराजिस्ट का बड़ा रोल है। और पब्लिक सेफ्टी बिल क्या बोलता है? पब्लिक सेफ्टी बिल ये कानून था कि जितने भी फॉरेनर्स भारत में हैं, समझिए, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उस सबको वापस डिपोर्ट किया जाएगा, सबको वापस भेजा जाएगा। दिस कॉल्ड पब्लिक सेफ्टी बिल 1929। इस समय पास नहीं हो पाया था, डिफीट हो गया था, स्वराजिस्ट ने उसको पास नहीं करवाने दिया, लेकिन बाद में पास्ड इन 1946, ठीक है, इसमें पास हो गया था। लेकिन इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं गुरु। क्या? इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं था यार, ठीक है। और आगे जाके 1925 में देखोगे ना, CR दास जिन्होंने स्वराज पार्टी वगैरह सब भी बनाया था, आगे जाके इनकी डेथ हो जाती है। तो इवन स्वराजिस्ट के अंदर भी डिवीजन हो गया। फिर एक बन गया तुम्हारा रिस्पॉन्सिविस्ट, एक बन जाता है नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। बड़ा इसको याद रखना। 1925 में जब CR दास की मृत्यु हो जाती है, तो स्वराजिस्ट के अंदर डिवीजन हो जाता है, तो फिर से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो वैक्यूम क्रिएट हुआ तो फिर टूटा स्वराजिस्ट, एक रिस्पॉन्सिविस्ट में, एक नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट में। तो रिस्पॉन्सिविस्ट क्या आता है? जो हिंदू हितों की बात करते हैं, ठीक है, जो मतलब वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे और जो हिंदू इंटरेस्ट को आगे लाएंगे, वो रिस्पॉन्सिविस्ट कहलाए। जैसे आपको पता है लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, NC केलकर, ये हिंदू के हितों की बात करते हैं। और एक नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट थे, जो एंटी हिंदू का होने का उन पे दाग लगा, एक्यूज्ड ऑफ बीइंग एंटी हिंदू। जैसे पता है आपको, ऑब्वियस, मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है। एक एड ऑन किया गया है, क्या है ये? 1921 में एक सेशन हुआ था, गांधी जी वॉज अपॉइंटेड एज द सोल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कांग्रेस। याद रख लो, 1921 के सेशन में गांधी जी को एज ए सोल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बताया गया कांग्रेस का। रिमेंबर दिस, ठीक है। तीसरा, साइमन कमीशन। देखो, साइमन कमीशन आया था भारत 1908 में मुंबई में, ठीक है। इसमें 7 मेंबर थे टोटल। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, ऑल वाइट थे। आया क्यों था? आगे भारत का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होगा उसको लेकर के आया था, टू लुक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है। क्योंकि ये 1919 के एक्ट में बोला था ना कि अगले 10 साल के बाद एक कमीशन, एक कमेटी बनाई जाएगी और वो देखेगी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ और कितना और चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसके पहले एक मद्रास सेशन हुआ था 1927 में, जो इसी मद्रास सेशन में सबने इस साइमन कमीशन का बाइकआउट किया था। क्योंकि देखो, अब कहोगे सर ये 27 में आया तो इनका बाइकआउट कैसे हुआ? देखो, आने की तो बात पहले से चल रही थी ना कि साइमन कमीशन आ रहा है, वो आया 28 में, लेकिन बाइकआउट तो पहले से स्टार्ट हो गया था ना। तो जब ये आया तो साइमन गो बैक का नारा खूब लगा था। तो जब ये सब हुआ तो रिस्पॉन्स में क्या हुआ देखो जरा। इस साइमन कमीशन जब आया, इनकी अपनी इन्होंने कमेटी बनाई, कमीशन बैठाया, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, तो इनके रिस्पॉन्स में, क्योंकि ये माने नहीं, बाइकआउट किया भाई कांग्रेस ने, साइमन गो बैक, तो इनके बदले में रिस्पॉन्स क्या था कि भाई मैं बताता हूँ क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कैसे किया जाए। तो फिर एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई 1928 में। इसी के रिस्पांस में, साइमन कमीशन के रिस्पांस में एक नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। और ये नेहरू को आप जवाहरलाल नेहरू से नहीं रिलेट करना, इनके पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू की बात करिए।
इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, बोला मैं नहीं मानता आपके कमीशन को, क्योंकि उसमें सारे के सारे वाइट मेंबर है भाई। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात चल रही है और एक भी भारतीय नहीं है, मैं नहीं मानता। मैं अपनी एक कमेटी, मैं अपनी एक रिपोर्ट देता हूँ, उसमें मैं बताऊँगा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो इनके नेहरू रिपोर्ट के थोड़े से मेंबर देख लीजिए, बहादुर सप्रू, बोस, ठीक है, मंगल सिंह, ठीक है, अली इमाम, सुहास कुरैशी, GR प्रधान, MS एनी। नाम याद ना रही भी तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बट इस नेहरू रिपोर्ट जब इन्होंने लाया इन रिस्पॉन्स टू द साइमन कमीशन, जिनको ड्राफ्ट किया था मोतीलाल नेहरू ने, इनको रिजेक्ट किया। किसने? यंग लीडर ने, इनके बेटे ने ही रिजेक्ट किया। और रिजेक्ट जब किया तो आपको पता है, जब भी कोई चीज़ रिजेक्ट होता है तो उसका कुछ ना कुछ बनता है। तो उसके बाद बना इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, ये बना। और ये किसने बनाया? ये चीज़ किसने बनाया? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। ये लीग किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने। किसके साथ मिलकर के? बोस के साथ और श्रीनिवास अय्यर के साथ मिलकर के, ठीक है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? कि इनके रिस्पॉन्स में ये और इनके रिस्पॉन्स में ये, नेहरू विथ बोस एंड श्रीनिवास अय्यर, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई अब जो आप डोमिनियन, क्योंकि इनमें नेहरू रिपोर्ट में बात की गई थी क्या की चीज़ पता है? अब बताता हूँ नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या बात की गई और क्यों इन्होंने ये चीज़ बनाया, लीग क्यों बनाया इनके बेटे ने, क्यों इनको ही अपने पिताजी के रिपोर्ट को खारिज कर दिया। तो देखो नेहरू रिपोर्ट का रिकमेंडेशन देखो, इन्होंने बोला सबसे पहले ज्वाइंट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई, ठीक है, विद द सीट फॉर द माइनॉरिटीज। डोमिनियन स्टेटस की बात बोली और यही चीज सबसे बड़ा बुरा लगा, बोला कोई नो डोमिनियन स्टेटस, नाउ कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो मुझे, ठीक है। और क्या डिमांड की थी नेहरू रिपोर्ट में? लिंग्विस्टिक प्रोविंस बनाने की बात बोली गई थी। फंडामेंटल राइट की बात बोली थी कि भाई फंडामेंटल राइट सिक्योर होनी चाहिए, 19 फंडामेंटल राइट। कल्चरल रिलीजियस माइनॉरिटी को फुल प्रोटेक्शन दो, ठीक है। ध्यान से सुनो, लखनऊ पैक्ट जब 16 में हुआ था, 1916 में, तो वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात बोली गई थी, यहाँ पे ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात बोली गई। रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है, इसलिए अपोज किया गया। तो समझे। और इसके अगेंस्ट में एक बंदा और आता है, मतलब नेहरू रिपोर्ट में बोला इसमें थोड़ा अमेंडमेंट करो। कौन बोला? ये जिन्ना ने बोला। जिन्ना सजेस्टेड सम अमेंडमेंट टू द नेहरू रिपोर्ट, और इसी को बोलते हैं दिल्ली प्रपोजल, 1927 में हुआ था, ठीक है। दिल्ली प्रपोजल 1927 में हुआ था। इसमें क्या क्या बोला, इस प्रपोजल में क्या क्या बात रखी गई कि भाई सेंट्रल काउंसिल में जो है ना टोटल 1/3 का रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। पंजाब बंगाल में जो भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए पॉपुलेशन के बेसिस पे होनी चाहिए। सिंध बलूचिस्तान नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ इनका ये बनानी जानी चाहिए, ये नए सिंध, ये सब नए प्रोविंस बनानी जानी चाहिए। और ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की गई यहाँ भी विथ रिजर्व सीट्स, ठीक है। तो ये दिल्ली प्रपोजल था, ये याद रखना, ठीक है, 1927। तो जब बात बनी, नेहरू ने अपना बैठाया, इन्होंने अपना बनाया, बात कुछ बना नहीं, नो नेगोशिएशन, ठीक है। फिर 14 पॉइंट डिमांड रखा जाता है बाय जिन्ना, क्योंकि बात माना नहीं गया जिन्ना का। तो क्या क्या डिमांड था देखो जरा, और जिन्ना के इसी 14 पॉइंट में डिमांड में पाकिस्तान का बेस छिपा हुआ है। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात बोली, पहली बात, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बनाने की बात बोली, इन्होंने 3/4 रिप्रेजेंटेशन, अबे इसकी संख्या इतनी नहीं है, कह रहा है 3/4 रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद सेपरेट करो सिंध को, ठीक है, 1/3 मुस्लिम मिनिस्टर होने चाहिए, इतनी तो संख्या नहीं है आपकी मैडम सर। और एक नया, यही पॉइंट, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस बात का? यही है फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। सोचो, आपने नया देश बनाने की बात कर ही दी, सेपरेट करो सिंध को, है ना, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बनाओ, सेपरेट इलेक्टोरेट दो, 1/3 मुस्लिम मिनिस्टर बनाओ और कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ उसका। तो मतलब पाकिस्तान का डिमांड ही कर दिया ना उन्होंने इनडायरेक्टली, ठीक है, समझ में आया इतना। तो जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट्स से बोला कि नो वे, अब डोमिनियन स्टेट्स नहीं चलेगा, नो वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
तो उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी और गांधी जी के बीच बात होती है, और इनिशियली इन्होंने बोला, गांधी जी ने, कि चलो भाई डोमिनियन स्टेटस जो डिमांड है ना उसको जल्दीबाजी में छोड़ नहीं देना चाहिए, अभी इसको रखते हैं, 2 साल का सरकार को ग्रेस पीरियड देते हैं। लेकिन बाद में बोला उन्होंने चलो 1 साल का दे देते हैं यार, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम लोग लॉन्च करेंगे बड़ा वाला मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड सीडीएम। ठीक है। आज नेक्स्ट सेशन होता है कलकत्ता सेशन, याद रखो 1928 में। यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट बाय द यंग लीडर ऑफिशियली। यहाँ भी इन्होंने किया था नेहरू रिपोर्ट को, और उन्होंने एक नई लीग बना ली थी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, नेहरू, बोस और एंगर ने। लेकिन जब कलकत्ता सेशन हुआ 1928 में, यहाँ पे ऑफिशियली नेहरू रिपोर्ट का खंडन किया गया और डिमांड किया गया किस चीज़ का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब वो कहोगे सर हम लोग तो जानते हैं कि लाहौर वाला जो सेशन है वहाँ पे कंप्लीट वाला, वहाँ पे, यहाँ सिर्फ बात बोली गई, वहाँ पे रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया, दोनों में अंतर है बच्चा। यहाँ पे डिमांड की गई, वहाँ पे रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर दी गई। ठीक है, समझ में आया चीज़। तो इरविन का एक लाइन था, इरविन ने बोला था कि नेचुरल इशू ऑफ द इंडियाज प्रोग्रेस इज अटेनमेंट ऑफ द डोमिनियन स्टेटस। मतलब भाई आप डोमिनियन स्टेटस ले लो, उससे में ही आपकी भलाई छिपी हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब अगला आता है हमारे पास दिल्ली मैनिफेस्टो। पहले दिल्ली प्रपोजल, ठीक है, पहले कोई चीज़ को प्रपोज करते हो ना, जब आपने प्रपोज कर दिया तो उसका मैनिफेस्टो तैयार करो, तो दैट्स कॉल्ड दिल्ली प्रपोजल्स, नहीं मैनिफेस्टो। ये 29 में, और ये कितने में थे, 27 में थी। ठीक है। और दिल्ली मैनिफेस्टो कौन बनाता है, ये एक ही आदमी है, महामहिम हमारे गांधी जी, इशूड बाय द गांधी जी। ठीक है, क्या था ये, पढ़ते हैं। इसमें बोला गया पर्पस ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुड बी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डोमिनियन स्टेटस। ये बात बोली गई कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है इसका पर्पस ये होनी चाहिए कि हमें डोमिनियन स्टेटस देनी चाहिए, और कांग्रेस को मेजॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। जो ये इन्होंने बोला था ना कि 1/3 इनको मिनिस्टर बना दो, 3/4 उनको दे दो, बोला नहीं, कांग्रेस एक बड़ी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करती है, तो कांग्रेस को मेजॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो पहला तो ये, और दूसरा डोमिनियन स्टेटस, और गवर्नमेंट को अप्लाई करनी चाहिए पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलिएशन दोनों के बीच। तो फिर कहोगे सर गवर्नमेंट का फिर क्या रिस्पॉन्स रहा, सीधा रिजेक्ट कर दिया। तो जैसे ही रिजेक्ट किया बहुत गुस्से में थे लोग, बोला बहुत हो गया, ऑलरेडी इन्होंने कहा नहीं मानेगा सीडीएम लॉन्च करेंगे। लाहौर सेशन की बारी आई 1929, यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज ए एम्स डिक्लेयर कर दिया गया, और बायकट किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, और लॉन्च सीडीएम इंक्लूडिंग नो टैक्स एंड रिजाइन लेजिस्लेचर। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को डेट फिक्स किया गया फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे का, और यही 26 जनवरी 1930 का जो डिक्लेयर किया गया था, इस दिन पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। इसी की वजह से हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं एज ए रिपब्लिक डे। ठीक है, सुनाया। नेक्स्ट, गांधी जी अब पुट फॉरवर्ड करते हैं कि भाई हम सीडीएम लॉन्च करने वाले हैं, इसके पहले मैं आपको 11 डिमांड दे रहा हूँ, अगर आपने ये 11 डिमांड नहीं मानी तो आई विल लॉन्च सीडीएम। तो देखते हैं, तो उस 11 पॉइंट डिमांड में गांधी जी के कुछ स्पेसिफिक डिमांड थे जो पीजेंट को लेकर के थे, और कुछ जनरल डिमांड थे। स्पेसिफिक में क्या थे कि जो रुपी पाउंडिंग स्टर्लिंग का जो रेशियो था वो थोड़ा सही करो भाई, टेक्सटाइल को प्रोटेक्ट करो, है ना, पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट करो, है ना, उसका रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू जो उसमें 50% का रिडक्शन करो, है ना, सॉल्ट पे जो टैक्स लगाते हो उसको ख़त्म करो, मोनोपोली जो आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई उसको ख़त्म करो। तो ये स्पेसिफिक था जो पीजेंट के लिए था, और कुछ जनरल था जैसे कि जो भी पॉलिटिकल प्राइजनर हैं, और अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है, रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्राइजनर, यस ऑल, रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ठीक है, आर्म्स एक्ट में बदलाव करो, है ना, ताकि लोग अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में आर्म्स का यूज़ कर सके, ले सके, लाइसेंस ले सके। सीआईडी का बड़ा रोल उस समय हुआ करता था, उनमें रिफॉर्म लाओ, उनको पावर छीनो उससे। ठीक है, आर्मी में एक्सपेंडिचर जो इतना आप कर रहे हो, सिविल सर्विस में इतना जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसके 50% रिड्यूस करो। तो ये सारे के सारे डिमांड गांधी जी ने रखे।
उसके बाद ब्रिटिश ने बोला ठेंगा, मैं तो नहीं मान रहा आपका कोई डिमांड। नाउ कम्स सीडीएम। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल, सोचो ये यहाँ पे ना बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। 24 दिन का पूरा प्रोग्राम था। यहाँ पे ये डांडी मार्च निकालते हैं साबरमती आश्रम से 12 मार्च को, और 6 अप्रैल को ये डांडी पहुँच जाते हैं। 24 दिन इनको लगते हैं। ठीक है भाई, समझना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भी स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को नहीं, जिस दिन डांडी पहुंच करके उन्होंने सॉल्ट खुद से बनाया था, नमक बनाया था, उस दिन से। मतलब इन्होंने 6 तारीख को, 6 अप्रैल को सीडीएम लॉन्च करा था। कई बच्चों को लगता है कि 12 मार्च से किया था, नो, 6 से, क्योंकि यहीं पे उन्होंने ब्रेक किया था ना लॉ, तो उसी दिन से इन्होंने सीडीएम लॉन्च किया। और ये उनका डांडी मार्च का पीरियड था, 24 दिन का पीरियड। ठीक है बच्चा। उसके बाद दिस इज कॉल्ड सॉल्ट डिसोबीडियंस। ओके बच्चा, तो देखते हैं कहाँ पे सॉल्ट डिसोबीडियंस कहाँ तक चला था। थोड़ा बी ऑनलाइन, थोड़ा आप ना वो इस फॉरवर्ड कर लें 10-15-20 सेकेंड। ठीक है, मैं आया जस्ट। हाँ जी, सो सॉरी, आई होप कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लिए होंगे। तो कहाँ तक थे हम लोग? सीडीएम तक थे ना। हाँ, तो सॉल्ट डिसोबीडियंस चला
देखो जरा, यहाँ पे तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी सी सॉल्ट डिसोबीडियंस को लीड कर रहे थे। सी राजगोपाली कहाँ लीड कर रहे थे? तमिलनाडु में। के केलप्पन कहाँ लीड कर रहे थे? मालाबार में। ठीक है, इस जगह सॉल्ट डिसोर्ड मतलब राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में वहाँ भी उन्होंने सॉल्ट बनाया और लॉ को ब्रेक किया। उसी तरह के केलप्पन ने मालाबार में किया ऐसा। उसी तरह असम में ना सेलहेट टू नयोखाल, वहाँ पे लोग गए, सेलहेट से नयोखाल गए लोग, और टू मेक सॉल्ट, उन्होंने सॉल्ट वहाँ बनाया। आंध्र प्रदेश में बहुत सारे सीबीराम कैंप्स बने, नंबर ऑफ सीबीराम कैंप्स, और सारे अफसर्स बताऊं। इसी समय सूर्यसेन सिंह चित्तागोंग में बड़े एक्टिव थे, उन्होंने वहाँ पे बड़ा कांड किया। आपने इसे मूवी भी देखी होगी, चित्तागोंग आर्मरी रेड के बारे में। ठीक है, उसके बाद रेड शर्ट्स, जिनको आप खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जानते हैं, है ना, फ्रंटियर गांधी, उन्होंने भी वहाँ मूवमेंट चलाई इसी समय। सोलापुर में वर्चुअल पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, ये याद रखना, सोलापुर। ठीक है, अच्छा, बंगाल में क्या चल रही थी? एंटी चौकीधारा टेस्ट चल रही थी कि टैक्स वैक्स नहीं देंगे, चौकीधारा टैक्स, और एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स चल रहा था। ठीक है, असम में क्या चल रही थी? यहाँ पे कन्निंगन सर्कुलर जारी हुआ था, इसके अगेंस्ट लोगों में बड़ी वो थी। ठीक है, और इसमें क्या बोला था? इन सर्कुलर में बोला गया था ब्रिटिशर्स ने बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, भाई अपना बिहेवियर ठीक कीजिए, अच्छा बिहेवियर रखिए और ये प्रोटेस्ट वोटेस्ट से दूर रहिए। तो इनके अगेंस्ट एजिटेशन चल रहा था। बिहार में याद रखना, रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस, यहाँ भी टैक्स देने को लोग रिफ्यूज़ कर रहे थे। मणिपुर और नागालैंड में क्या हो रहा था? यहाँ पे ये जो थी हमारी वीर महारानी रानी गैदलिंग भी बोलते हैं इनको, इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट। ठीक है, याद रखना जरा, ये नागालैंड से थी। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका में बहुत सारे फॉरेस्ट थे, तो यहाँ पे फॉरेस्ट लॉ को उन्होंने ब्रेक किया। देख रहे हो मतलब ऑल इंडिया कितना चल रहा है। पेशावर में ना वहाँ के जो गढ़वाल सोल्जर थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, कोई फायर नहीं करेंगे हम डेमोन्स्ट्रेशन पे। जो डेमोन्स्ट्रेटर है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर फायर करने से उन्होंने मना कर दिया गढ़वाल सोल्जर्स ने। तो जब इतना सारा चीज हो रहा था तो कहोगे सर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स। अरेस्ट ऑफ द नेहरू पहले, उसके बाद गांधी जी, लेकिन मूवमेंट बंद नहीं हुई। तो उसके बाद क्या किया? ब्रिटिश ने बोला कि पूरे कांग्रेस वर्किंग कमेटी को नहीं सैंक्शन कर देते हैं, इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ये किया ना, उसके बाद नो चौकीदारा टैक्स कैंपेन चला जमींदारी एरिया में। यूपी में बहुत सारे फॉरेस्ट लॉ को डिफाई किया गया, वायलेशन कराया। नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन रैयतवाड़ी एरियाज। ठीक है, देखो जमींदारी एरिया में चौकीदारा टैक्स कैंपेन चला, नो चौकीदारा टैक्स कैंपेन। रैयतवाड़ी एरिया में क्या चला बताओ? नॉन पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है, तो अब ना यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई ना सरकार के लिए, फॉर द गवर्नमेंट ना, उनके लिए एक डिलेमा हो गई कि मतलब वो कुछ करे तो भी इशू, कुछ ना करे तो भी इशू। डैम इफ़ यू डू, डैम इफ़ यू डोंट डू। तो एक हेजिमनी जो थी ना सरकार की, वो इरोड हो गई, वो खत्म हो गई इन दिस। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट। तो सैमन कमीशन का थोड़ा सा पब्लिकेशन, अब सैमन कमीशन अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है, और जब इन्होंने अपना रिपोर्ट पब्लिश किया तो उसमें डोमिनियन स्टेटस की कहीं बात ही नहीं की। सोचो, ब्रिटिश खुद बोल रहे थे कि इरविन ने खुद बोला कि भाई नेचुरल जो ग्रोथ है इन इंडिया का, वो इन अचीविंग डोमिनियन स्टेटस है। लेकिन सोचो साइमन कमीशन, जिसमें एक भी हमारे इंडियंस नहीं थे, उनकी रिपोर्ट जब जारी हुई, पब्लिश हुई, तो उसमें बोला गया डोमिनियन स्टेटस की कोई बात ही नहीं की गई। तो इरविन ने बोला कि चलिए कोई बात नहीं है, हम ना क्या करते हैं, इस कमीशन से सॉल्व नहीं हो पाया चीज़ें ना, लेट्स डू वन थिंग, हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ पीस। समझे, झुकने पे गिरा दिया था यहाँ पे। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इरविन थे, ठीक है। तो बायकॉट किसने किया था? कांग्रेस नहीं गए थे।
और जितने भी बिजनेस लीडर्स थे ना, मोस्ट ऑफ द बिजनेस लीडर, और कांग्रेस ने बायकॉट किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि जस्ट अभी सीडीएम चला था भाई, बोला मैं नहीं मान रहा आपके बात। और जब इनका रिपोर्ट जारी हुआ तब तो और गुस्से में थे और बोला पीस चाहते हैं, पीस चाहते हैं। ठीक है, तो अटेंड किसने किया था फर्स्ट राउंड टेबल को? मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, लिबरल्स और प्रिंसेस वगैरह सब ने किया था। ठीक है, लेकिन कुछ बात, अरे मैन तो यही है ना कांग्रेस यार, जब यही अटेंड नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसके बाद बोला चलो गांधी जी को छोड़ देता हूँ यार, आफ्टर द रिलीज ऑफ गांधी जी। उसके बाद हमारा दिल्ली पैक्ट होता है जिसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, और इस पैक्ट के बाद बोल देता है गांधी चलो हम सेकेंड राउंड टेबल में जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड राउंड टेबल में जब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ सेकेंड वाले में कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट है, और कांग्रेस छोड़ो, कांग्रेस की तरफ से सिर्फ सोल एक ही बंदा गया था, दैट इज गांधी जी। तो जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ ना, गांधी जी को रिलीज करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड दिल्ली पैक्ट 1931 के आसपास। तो इस समय गांधी जी ने ना पूरे के पूरे गवर्नमेंट को इक्वल फुटिंग पे ला के रख दिया था, दो बराबरी पे ला के रख दिया था, बोला कोई रिट्रीट नहीं होगा भाई। एंड कांग्रेस एग्रीड टू सस्पेंड सीडीएम एंड पार्टिसिपेट इनटू सीडीएम, पार्टिसिपेट इनटू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और जब बात बनेगी तो नहीं बनेगी तो सेकेंड फेज ऑफ सीडीएम लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं दिल्ली पैक्ट के बारे में भाई क्या क्या है, गवर्नमेंट किस चीज़ पे एग्री किए। बोला ठीक है चलो हम पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज़ करेंगे, लेकिन उन्हीं को करेंगे जो नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस है। ठीक है, दूसरा कि जो फाइन्स वाइन्स लगाए गए हैं ना, जिनको अभी तक कलेक्ट नहीं किया गया, जिसको कलेक्ट करना है वो हम छोड़ देते हैं, रिमिट कर देते हैं, उसको रिमिशन करते हैं उनका। ठीक है, जो भी लैंड्स लिए गए हैं, जो अभी थर्ड पार्टी को नहीं बेचे गए हैं, चलो उनको भी हम रिटर्न कर देते हैं, नहीं लेंगे। ठीक है, प्लस ये सारे डिमांड थे और उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके गवर्नमेंट ने एग्री किया था। दूसरा कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया था उनके प्रति ना आप लेनियन ट्रीटमेंट करेंगे, बोला गवर्नमेंट बोला ओके ठीक है। और बोला राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग को भी अलाउ करेंगे, बोला ओके ठीक है। उसके बाद होता है कराची सेशन 1931 में। ठीक है, इस कराची सेशन का हेड कर रहा था कौन, प्रेसिडेंटशिप कौन संभाल रहा था, सरदार पटेल जी। और इसी कराची सेशन 1931 में 2 रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया, पहला फंडामेंटल राइट को और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम NEP&FR, याद रखना इसको। ठीक है, और इसी कराची सेशन ने इंडोर्स किया दिल्ली पैक्ट को, इसको इंडोर्स किया, चलो मानते हैं इसको, मतलब ये सारी बात ओके ठीक है, इंडोर्स किया। और यहाँ पे कराची सेशन में कांग्रेस ने जितने भी मार्टर्स थे उनकी ब्रेवरी को, उनके सेक्रीफाइस को ऑफिशियली फर्स्ट टाइम ऑफिशियली उन्होंने एडमायर किया। एंड फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने बोला, क्या स्पेल्ड किया कि व्हाट स्वराज वुड मीन फॉर द मासेस, मतलब स्वराज का जो असली मीनिंग है, क्या मतलब है, ये पहली बार कांग्रेस ने कराची सेशन में ही बोला था। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल हुआ था। ठीक है, इसमें इस समय इरविन नहीं थे, याद रखना कौन थे, वेलिंगटन, याद रखना। यहाँ से भी कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, गांधी जी को खाली हाथ वापस होना पड़ा और उन्होंने फिर CDM 2.0 लॉन्च। तो बोला कि चलो भाई ये CDM 2.0 लॉन्च करने ही वाले हैं, तो सारा का जड़ गांधी जी हैं, नो गांधी इसका मतलब नो कांग्रेस, नो कांग्रेस का मतलब नो मूवमेंट, तो गांधी जी अरेस्टेड एंड कांग्रेस वॉज बैंड एट ऑल इंडिया लेवल। प्रेस को गैग कर लिया गया, लिटरेचर को बैन कर दिया गया। तो गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रू, गांधी ने बोला चलो यार वापस ले लेता हूँ CDM को। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस समय क्या हुआ 1932 के आसपास में, देखो ध्यान से, जब ये जेल, इनको अरेस्ट कर लिया था जब ये जेल में थे, तो उसमें ना कम्युनल अवार्ड वगैरह सब ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, कम्युनल अवार्ड घोषित किया। और ये कम्युनल अवार्ड क्या था, बेसिकली समझो ये कम्युनल अवार्ड था कि
जो भी डिप्रेस्ड क्लास है ना उनके लिए भी अब सीट रिजर्व होगी, सेपरेट उनके लिए सीट होंगी, सेपरेट इलेक्टोरेट उनके लिए भी होगा। और ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक भाई कि अभी तक तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए था, अब हिंदू के अंदर भी। तो गांधी सॉ दिस एन अटैक ऑन द यूनिटी, कहाँ से? पुणे जेल में। इसके पहले जब वो जेल गए थे ड्यूरिंग एनसीएम के आसपास, सेडिशन में जब फंसे थे, वो यारावाड़ा जेल। अभी वो कहाँ पे हैं? पुणे जेल में थे। तो उन्होंने बोला अब मैं जाऊंगा इनडेफिनिट फास्ट पे इन जेल। तो जब इनडेफिनिट फास्ट पे जाते हैं तो उसके बाद बड़ा दुखद यहाँ चीज़ होता है। उसके बाद हमारा होता है पूना पैक्ट, और ये पूना पैक्ट होता है बेसिकली किसके साथ? अंबेडकर का गांधी जी के साथ। क्योंकि मदन मोहन मालवीय गए अंबेडकर के पास, बोले भाई प्लीज़ मान जाओ यार, गांधी जी को कुछ हो जाएगा, वो इनडेफिनिट फास्ट पे हैं, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय परसुएडेड अंबेडकर फॉर द पूना पैक्ट, और इसी पूना पैक्ट में तब जाकर के अंबेडकर ने बोला चलो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन सीट रिजर्व दे दीजिए डिप्रेस्ड क्लास के लिए, उनके लिए बढ़ा दीजिए थोड़ा, 71 से 147 कर देना पड़ेगा। बोला ओके ठीक। तो ये जो पूना पैक्ट में मेंबर कौन कौन थे? अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय और MC रजैया राजा, ये याद रखना इसको। और इसी पूना पैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा एज एन अमेंडमेंट टू द कम्युनिवल अवार्ड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब बात चलती है स्ट्रेटजिक डिबेट की, दी ग्रेट स्ट्रेटजिक डिबेट फॉर द फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कांग्रेस की फ्रॉम 34 से 37। और ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया, और इसको क्लियर करने का काम किया किसने? लखनऊ पैक्ट में। तो लखनऊ पैक्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं अच्छे से। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात जो हुआ था वो इसी सेशन में हुआ था, लखनऊ सेशन में 1936 में। नेहरू जी की अगुवाई में, नेहरू जी प्रेसिडेंट थे यहाँ पे 1936। सोशलिस्ट का आइडिया जो पुट फॉरवर्ड किया था नेहरू जी ने इसी कांग्रेस सेशन में, लखनऊ के सेशन में, ठीक है। और डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, याद रखना फर्स्ट टाइम, देखो यहाँ पे लखनऊ सेशन में ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड किया गया था, लेकिन ये जो आइडिया है ना इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था ये रखा था M.N. रॉय में 1934 में ही। फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय M.N. रॉय इन 1934। इस लखनऊ सेशन के बाद होता है फैजपुर सेशन 1937 में। इनको भी नेहरू जी ने ही लीड किया, और ये पहला सेशन था जो कभी गांव में हुआ था। इज अ फर्स्ट विलेज सेशन जहाँ गांव में हुआ था, दूर दराज एरिया में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ हाँ या नहीं। तो जब फैजपुर सेशन हुआ तो उसके बाद इलेक्शन हुआ 1937 में, आपको पता 27 मंथ का चला था इलेक्शन हुआ था, 28 मंथ का रूल चला था कांग्रेस का। तो कांग्रेस को ना मेजोरिटी आई थी ऑलमोस्ट सब जगह एक्सेप्ट कुछ जगह, जैसे बंगाल, और बंगाल में नहीं आ सकती, असम में नहीं आई, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वगैरह सब में, पंजाब में नहीं आई, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध में नहीं आई। बट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो कहाँ पे? बंगाल में, असम में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, ठीक है। इतना समझ में आया हाँ या नहीं? तो कांग्रेस ने लेकिन बाद में रिजाइन कर दिया था इन 39 में, ये तो आपको पता है ना, क्योंकि कांग्रेस से बिना पूछे ही भारत को सेकेंड वर्ल्ड वार में ठेल दिया गया था, ठीक है। तो कांग्रेस ने बोला कि हम जो है ना, आप मेरी 2 डिमांड को मान लीजिए तो हम अपना सपोर्ट जो है ना आपको इस सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए कर देंगे। एक तो आपको ना इंटरिम गवर्नमेंट देनी पड़ेगी आफ्टर वार, जस्ट आफ्टर वार। इंटरिम गवर्नमेंट अभी देनी पड़ेगी, इमिडिएटली देनी पड़ेगी इंटरिम गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलानी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठानी पड़ेगी आफ्टर अ वार, समझे। अगर आप ये 2 काम कर देते हैं, 2 डिमांड आप मान लेते हो, कांग्रेस ने बोला ब्रिटिश को कि अगर आप इंटरिम गवर्नमेंट अभी बना देते हो इमिडिएटली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर वॉर इस्टेब्लिश करते हो, अगर ये 2 डिमांड मान लेते हो मेरी, तो हम सपोर्ट करते हैं आपके इस वॉर में, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, तो मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट कांग्रेस को ऑलमोस्ट सारी जगह मेजोरिटी आया था एक्सेप्ट कुछ जगह जैसे बंगाल, पंजाब, सिंध, असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। बट
यहाँ पे ना जैसे बंगाल हो गया, असम हो गया, नॉर्थ वेस्ट पंजाब, यहाँ पे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे यार। लेकिन बाद में उन्होंने ना कुछ जगह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम इन दोनों जगह गवर्नमेंट बना लिया था, ठीक है। ही फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूपी एंड लेटर इन असम एंड, ये दोनों मुस्लिम मेजोरिटी हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे गवर्नमेंट बन गई थी, ठीक है। चलो, हरिपुरा सेशन होती है 38 में, लखनऊ सेशन मैंने बताया 36 में, फैजपुर सेशन बताया था 37 में, लखनऊ के बाद फैजपुर गांव में पहली बार, और उसके बाद हरिपुरा 38 में। यहाँ पे बोस साहब पहली बार प्रेसिडेंट बनते हैं। और इसी हरिपुरा सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप किया गया था। याद करो, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम ये कब लाया गया था बताओ? कराची सेशन में, और फंडामेंटल राइट। और हरिपुरा सेशन में क्या लाया गया? नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप किया गया अंडर नेहरू जी, याद रखिएगा। बोस जी यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन होता है त्रिपुरी सेशन। यहाँ थोड़ा सा ड्रामा होता है 1989 में, अगले साल। ड्रामा क्या होता है? बेसिकली बोस साहब को ना री इलेक्ट किया जाता है एज ए फिर से प्रेसिडेंट, लेकिन उनको रिजाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने ना पत्ताबाई सीतारामैया को अपने साइड से खड़ा करवाया था, लेकिन पत्ताबाई सीतारामैया हार जाते हैं, तो गांधी जी इनको अपना पर्सनल लॉस बता देते हैं। तो गांधी जी थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं, जिनको जैसे बोस को अच्छा नहीं लगता, बोस जी को, और इन्होंने बोला चलो यार मैं अपना रिजाइन कर देता हूँ, तुम ही लोग बनो। तो जब इन्होंने रिजाइन किया तो उस पत्ताबाई सीतारामैया नहीं बने थे, कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। और जब उन्होंने रिजाइन किया बोस साहब ने, देन ही फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक एंड वेंट टू जर्मनी। समझ में आया? हाँ या नहीं? गुड बच्चा। अब मैं आपको चाहता हूँ, देखो ये वाला जो चीज़ है ना, मैं आपको अच्छे से बताता वैसे ख़त्म होने के बाद, कि आप खुद देखना। इरविन का जो पीरियड था ना, मैं अभी आपको याद करवा दूं क्या? इरविन का पीरियड ना 26 से 31 तक का था। इनके समय में सीडीएम लॉन्च हुआ था और फर्स्ट राउंड टेबल हुआ था, ठीक है, 26 से 31। फिर वेलिंगटन ना 31 से 36 था। इनके टाइम पे सेकेंड आरटीसी हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, और कम्युनल अवार्ड हुआ था 36, ठीक है। फिर 36 से देखते हैं, 36 से 44 कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। 36 से 44 इस समय क्रिप्स मिशन आया था और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट किसके समय हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। और उसके बाद वॉवेल, उसके बाद 44 से 47 तक वॉवेल रहे थे, लॉर्ड वॉवेल। इस समय सीआर फॉर्मूला, लॉन्च ऑफ द डायरेक्ट एक्शन डे एंड वॉवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस को पुट फॉरवर्ड किया गया, ठीक है। और सबसे लास्ट में, उस समय आपको बताया, उस समय लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन थे। 3 जून प्लान उन्होंने लाया था, इंडिया को डिवाइड करने वाला प्लान। लास्ट वाइसरॉय यही थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यही थे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1940 में पाकिस्तान रिजोल्यूशन आया था, और मुस्लिम लीग ने रिजोल्यूशन लाया था कहाँ पे? लाहौर में, पाकिस्तान रिजोल्यूशन, ठीक है। समझ आ गया? चलो 5 अगस्त ऑफर 1940। देखो अगस्त ऑफर नेक्स्ट आता है। अगस्त ऑफर में क्या होता है देखते हैं। इसके आने से पहले ना पाकिस्तान का रिजोल्यूशन आता है, मैंने बताया। पाकिस्तान रिजोल्यूशन के बाद अगस्त ऑफर आता है। अगस्त ऑफर के बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह चलता है, और इंडिविजुअल सत्याग्रह से क्रिप्स मिशन चलता है, और क्रिप्स मिशन जब फेल हो जाता है तो क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है, ठीक है ब्रो। तो अगस्त ऑफर 1940 में आता है। यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की बात बोली गई, और ये ब्रिटिश भेजते हैं अगस्त ऑफर, मतलब अगस्त के समय में उन्होंने ऑफर भेजा था कि चलो मान लो अगर हो जाए तो। उन्होंने बोला चलो डोमिनियन स्टेटस दे देता हूँ, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वाइसरॉय के पास अभी भी वीटो पावर था। उन्होंने बोला चलो इंडियंस के पास डिसाइड करेंगे को अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा अकॉर्डिंग टू देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्शंस, है ना। और उन्होंने बोला कि हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में विदाउट द माइनॉरिटी कंसेंट, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला, और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि बड़ा प्रेशर था भाई, सपोर्ट तो चाहिए था ना यहाँ के लोगों का यार। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉर के बाद दे देंगे। आपको पता है ये डोमिनियन स्टेटस की बात बोली, कांग्रेस को बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1929 में बोल दिया कि भाई ये डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए मुझे,
वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फेलियर, इनका फेलियर होता है अगस्त ऑफर का, इनके वजह से ड्यू टू द फेलियर ऑफ अगस्त ऑफर ना इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च होती है। ठीक है, और जब ये इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च होती है, क्योंकि एक साथ करेंगे तो फिर जेल में डाले जाएंगे, तो पहले जो सत्याग्रही हैं हमारे, दैट इज कॉल्ड विनोबा भावे साहब, याद रखना। सेकेंड नेहरू जी, और तीसरा ब्रह्मदत्त, इनको भी जेल भेज दिया गया, सेंट टू जेल ड्यू टू द वायलेशन ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड इन 1940 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड। याद रखना, इन सब को, जितने भी इंडिविजुअल सत्याग्रही थे ना, इनको जेल भेजा गया था ड्यू टू द वायलेशन ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, 1940। तो कहोगे सर ये इंडिविजुअल सत्याग्रह का डिमांड क्या था? डिमांड था फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वॉर एंड इफ़ नॉट अरेस्टेड हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। यही डिमांड था कि इस वॉर में जो हम लोग को धकेला जा रहा है ज़बरदस्ती, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, और हम लोग अगर अरेस्ट नहीं होते हैं तो हम लोग दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। यही डिमांड था। तो इतनी सारी प्रॉब्लम, तो प्रेशर तो था ही एलायंस की तरफ से ब्रिटिश के ऊपर कि जल्दी कुछ करो, है ना, क्योंकि इंडियन के सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता। ऑलरेडी साउथ ईस्ट एशिया में धक्का मुक्की खाना पड़ा ब्रिटिशर्स को। तो फिर उन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं, क्रिप्स मिशन लाते हैं दोबारा 1942 में। तो गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को बोला है पोस्ट डेटेड चेक। मतलब चेक होता है ना, तो चेक में क्या मान चलो जो डेट बीत चुकी है ना वो डेट लिखा है, तो उस चेक का कोई मतलब है? अब आज का तरीका मान लो 2 अगस्त है, अगर मैं कोई चेक आपको 1 अगस्त का लिख के दे दूं, कोई मतलब है उस चेक का? पोस्ट डेटेड चेक बोला है किसको? क्रिप्स मिशन को। ठीक है, ये क्यों आया? क्योंकि इंडियन का सपोर्ट चाहिए था, है ना। तो बोला कि चलो इंडियन यूनियन बनाएंगे, ठीक है, विद डोमिनियन स्टेटस। फिर इसकी बात बोल दी, यहाँ भी डोमिनियन स्टेटस की बात बोल दी, विथ इंडियन यूनियन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर वार, ये वहाँ भी बोली गई थी, है ना। अगर बोला यहाँ पे और क्या बात बोली गई कि अगर कोई प्रोविंस इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो वो सेपरेट रह सकते हैं। और सोचो अगर यही बोला है तो इसका मतलब पाकिस्तान के डिमांड को यहाँ फुलफिल कर रहा है। और बोला कि डिफेंस जो होगा ना इंडिया का वो ब्रिटिश संभालेगा और गवर्नर जनरल बड़ा पावरफुल होगा। तो ये फेल हो गया, माना ही नहीं भाई, ऐसे टर्म्स ही नहीं है, कैसे मानेंगे? तो इनके फेलियर की वजह से, और ये फेल हुआ क्यों? क्योंकि जो क्रिप्स को भेजे गए थे ना उनको फ्रीडम दिया ही नहीं गया था। इनकैपेसिटी ऑफ द क्रिप्स टू गो बियॉन्ड द ड्राफ्ट डिक्लेरेशंस। अगर वो जाते तो चीज़ें सुधरती। उनको बोला ही गया था बस यही करके आना, ड्राफ्ट में जो लिख रहे हैं यही, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो इट वॉज फेल्ड ऑल बिकॉज ऑफ द इनकैपेसिटी ऑफ द क्रिप्स टू गो बियॉन्ड द ड्राफ्ट डिक्लेरेशंस। तो क्रिप्स मिशन के दौरान ना एक ऑफिशियल नेगोशिएटर तैयार किए गए। उस ऑफिशियल्स नेगोशिएटर में आप कहोगे ये किस चीज़ का नेगोशिएटर है? तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये 2 चीज़ कि इतनी सारी प्रेशर्स थी एलायंस की तरफ से, इंडिया का सपोर्ट लेना था, है ना। तो चलो भाई बोला कि चलो आई एग्री टू सपोर्ट, हैज़ द नेगोशिएशन स्टार्टेड। तो इसके लिए नेगोशिएटर कौन थे? नेहरू जी और मौलाना आज़ाद, याद रखना ये दोनों नाम। बट ऑल प्रपोजल्स नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? ये जितना प्रपोजल नॉट एक्सेप्टेड, क्यों भाई? कांग्रेस का क्या कहना था? डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। अच्छा, ये जो आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो स्टेट्स का बाय नॉमिनी, ये भी नहीं चाहिए, इससे भी प्रॉब्लम था। और आप हमको कोई इमीडिएट पावर तो दे ही नहीं रहे हो। वाइसरॉय अभी भी सुप्रीम कंट्रोल में है, सुप्रीम पावर है उनके पास, इनको इससे प्रॉब्लम थी। हिंदू महासभा ने क्यों नहीं माना? उन्होंने बोला राइट टू ससीड है भाई, पाकिस्तान निकलने की बात हो रही है, पाकिस्तान बनने की बात हो रही है और हम अखंड भारत की सपना देख रहे हैं, हम भी नहीं मानेंगे। मुस्लिम लीग ने क्यों नहीं माना? उन्होंने बोला आप इंडियन यूनियन कैसे बना सकते हो, आप हमको अलग करो। तो सब के अलग अलग नखरे, जिनकी वजह से कोई नेगोशिएशन हुआ नहीं। तो जब ये कोई बात नहीं बनी, अब गांधी जी बोला यार मैं थक चुका हूँ यार भाई, अब मैं कुछ नहीं समझता, अब मैं लॉन्च करूँगा क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो। तो ये 1942 से 44 चला। तो इसको एंडोर्स करने के लिए एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है बॉम्बे में। क्या रीज़न था भाई
ये डिस्कस किया जाए कि फेलियर मिशन, जो क्रिप्स मिशन फेल हुआ क्यों भाई। पॉपुलर जो डिसकंटेंट हमारे इंडियंस में चल रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के, और भी बहुत सारी चीज़ों को ले, जैसे राइजिंग प्राइसेस को लेकर के, ये भी डिस्कस करना है क्या सोल्यूशन आएगा। और साउथ ईस्ट में जो अंग्रेज़ों को पीटा गया है उनके बारे में, जापानियों ने पीटा गया है तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, हम भी कैसे पीटे। तो बड़ा डिमांड रखा गया भाई, क्या बोला, अब हमें चाहिए इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल्स, ठीक है। और गांधी जी ने क्या बोला कि नाउ आई सैंक्शन द सीडीएम अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर कमिटमेंट टू द फ्री इंडिया। समझ रहे हो, तो बहुत बड़ा ये बात हो रही थी, तो गवर्नमेंट का रिस्पांस तो आना था। गवर्नमेंट ने सारे लीडर को अरेस्ट कर लिया, जितने टॉप लीडर्स थे ना सबको अरेस्ट कर लिया। लेकिन भाई साहब इस बार बात अलग थी, पब्लिक सड़कों पे आ गए, पब्लिक ऑन रैम्पेज। यहां पे कोई कम्युनल राइट नहीं हुए, अंडरग्राउंड एक्टिविटी चली, जिसमें नारायण जी, उषा शर्मा जी, जेपी नारायण की बात हो रही है, राम मनोहर लोहिया जी, बीजू पटनायक जी, अरुणा असफ अली, सुचिता कृपलानी, छोटू भाई पुरानिक, अच्युत है ना, पटवर्धन, ठीक है, इन सब ने अंडरग्राउंड एक्टिविटी, ये नीचे लेवल के वो थे, मतलब टॉप लीडर नहीं थे, लोअर लेवल के थे, इन्होंने कमान संभाली। बहुत सी जगह यहाँ पैरेलल गवर्नमेंट बने, जैसे बलिया में चित्तू पांडे ने पैरेलल गवर्नमेंट बनाई, तमलुक में भी पैरेलल गवर्नमेंट बनी, वेस्ट बंगाल में, सतारा में बनी है ना, अंडर प्रीति सरकार, नाना पाटिल के अंदर, YV चौहान, ठीक है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा। गांधी जी, उनके बाद बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस, 10,000 लोगों की मौत हो जाती है, लाठी चार्ज, टीयर गैस वगैरह सब की वजह से। गांधी जी फास्ट अगेंस्ट द वायलेंस बाय द गवर्नमेंट। गांधी जी बोला अब मैं जाऊंगा अनशन पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस समय फेमिन भी आया था साउथ वेस्ट बंगाल में, उसका रीजन क्या था आप सबको पता है, फूड को डाइवर्ट किया गया था World War II के लिए। बर्मा, साउथ ईस्ट एशिया से जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे राइस को, वो स्टॉप कर दिया गया था। और मिस मैनेजमेंट तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, प्रॉफिटरिंग वगैरह सब हो रहा था इस समय, तो जिसकी वजह से बंगाल में फेमिन आया, बहुत लोग मारे गए। तो इतनी बड़ी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई, सोचो इतने लोग मारे गए, मार्टर्ड हुए। तो इसका असेसमेंट देख लो जरा। इस समय ना गवर्नमेंट की लॉयल्टी सफर्ड होगी, मतलब ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कोई भी हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, कुछ भी हो, आर्मी कुछ भी हो, सब लॉयल थे कांग्रेस के प्रति। तो उनकी जो लॉयल्टी थी वो सफर्ड हुई ब्रिटिश की। इस मूवमेंट ने ट्रूथ को इस्टेब्लिश किया, सत्य और नॉन वायलेंस की। और इस मूवमेंट में एक स्पॉन्टेनिटी का एक एलिमेंट है यार, कि सारे टॉप लीडर वेयर अरेस्टेड, स्टिल मूवमेंट ऑन गोइंग, एंड स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ कम्युनल राइट्स, नो फर्स्ट इंडिया लेवल लीडरशिप, स्टिल मूवमेंट कंटिन्यूड, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को मारे गए यहाँ पे। उसके बाद सॉल्यूशन आया, CR फार्मूला, सी राजगोपालाचारी ने अपना फार्मूला दिया कैसे होनी चाहिए चीज़ें, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि चलो पाकिस्तान के डिमांड को टैक्टिकली हम एक्सेप्ट कर देते हैं, है ना, बट नॉट एग्रीड बाय द जिन्ना। यहाँ पे डिमांड टेक्निकली मान लिया, CR फार्मूला में पाकिस्तान के डिमांड को टैक्टिकली एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन नॉट एग्रीड बाय द जिन्ना। देखते हैं क्यों। और इनके क्या क्या पॉइंट्स थे जरा ये देख लीजिए पहले। द ज्वाइंटली डिमांड ऑफ द इंडिपेंडेंस, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम दोनों मिलकर के ज्वाइंटली इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे, और जब वॉर हो जाएगी, आफ्टर वॉर, इंटायर पॉपुलेशन जो नॉर्थ वेस्ट का था और नॉर्थ ईस्ट का था वहाँ प्लेबिसाइट होगी। और यही प्रॉब्लम था इनके लिए। और इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द पार्टीशन, ज्वाइंट एग्रीमेंट होगा टू सेफगार्ड द डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन। ये भी प्रॉब्लम थी मुस्लिम जिन्ना के लिए। बोला ये सब क्यों हो रहा है, समझो। CR फार्मूला में क्या क्या पॉइंट्स थे। एक, कि पाकिस्तान के डिमांड को टैक्टिकली एक्सेप्ट कर लिया गया था।
दूसरा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर के डिमांड करेंगे इंडिपेंडेंस का। तीसरा कि वॉर के बाद पूरे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में प्लेबिसाइड करवाया जाएगा इंटायर पॉपुलेशन में, ठीक है, सिर्फ मुस्लिम नहीं करेंगे। और अगर मान के चलो पार्टीशन एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर ज्वाइंट एग्रीमेंट किया जाएगा कि डिफेंस पे किस तरह से हो जानी है, कम्युनिकेशंस पे कैसे जानी है, कॉमर्स पे कैसे जानी है। लेकिन यहाँ जब बात ही नहीं मानी जिन्ना ने, तो फिर अगले बंदे ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म समझाया कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। तो दिस इज कॉल्ड देसाई लियाकत पैक्ट, जो 1945 में आया था, 1 साल बाद। ठीक है, इसमें क्या बोला इसमें बोला गया कि चलो 20% सीट रिजर्व कर देते हैं माइनॉरिटी के लिए। पहला पॉइंट तो ये रखा गया। फिर इक्वल नंबर ऑफ मेंबर दोनों साइड के रखे गए, मतलब कांग्रेस के जितने उतने, जो सही नहीं था। और ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, बट स्टिल नो कंप्रोमाइज। क्यों? क्योंकि भाई दोनों को इक्वल कैसे दे सकते हो यार। तब आता है लास्ट में वॉवेल प्लान। सीआर भी फेल, देसाई लियाकत भी फेल, ये अगस्त भी फेल, क्रिप्स मिशन भी फेल। अब आता है वॉवेल प्लान। अब ये भी फेल हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, शायद लास्ट पेज है, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा। वॉवेल प्लान, इसी को हम लोग शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, मतलब इसी प्लान को डिस्कस करने के लिए शिमला में कॉन्फ्रेंस हुआ था, दैट इज़ वाई शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। क्यों इतना? क्योंकि देखो जनरल इलेक्शन था उस समय, क्यों भेजा गया था इसको वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि उस समय ना बड़ा प्रेशर था, जनरल इलेक्शन था इंग्लैंड में, और प्रेशर था एलायंस यूएस की तरफ से भी था। ऑल इंडियंस इन द काउंसिल एक्सेप्ट गवर्नर जनरल्स एंड कमांडर इन चीफ, मतलब अब जो गवर्नर जनरल का काउंसिल है ना, उस जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें सारे के सारे इंडियंस होंगे, लेकिन ये गवर्नर जनरल्स अभी भी रहेंगे और कमांडर ऑफ चीफ ये भारतीय नहीं होगा। तो एक्सेप्ट दीज 2 पोस्ट, गवर्नर जनरल का पोस्ट और कमांडर इन चीफ का पोस्ट, ये इंडियन के पास नहीं रहेंगे, बाकी सारे काउंसिल में इंडियन रहेंगे। ठीक है, ये वॉवेल प्लान ने अपना बता रहा है कि भाई ये सब चीज़ अगर एक्सेप्ट है तो बताओ। हिंदू मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, है ना। रिकंस्ट्रक्टेड काउंसिल एज जो भी काउंसिल को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा वही इंटरिम गवर्नमेंट कहलाएगा। लेकिन बात बनी नहीं, रिजल्ट क्या हुआ? डेडलॉक। वाई? लीग जो था ना, मुस्लिम लीग, दे वांटेड ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग लीग, दे वांटेड कि जितने भी मेंबर्स हैं ना वो लीग खुद अपॉइंट करे, खुद नोमिनेट करे, और सम काइंड ऑफ वीटो तो होनी ही चाहिए। तो कांग्रेस ने बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों करोगे तुम? कांग्रेस को तुम क्या एक तरह से खाली हिंदू का पार्टी समझ रहे हो क्या? तो बात नहीं बनी। ठीक है, उसके बाद जस्ट वॉवेल प्लान के बाद होता है आईएनए ट्रायल। आईएनए वगैरह बना, मोहन सिंह ने बनाया था मले में, याद रखना इसको यार। यूज बाय द कांग्रेस, इसने आईएनए ट्रायल को कांग्रेस ने यूज़ किया अपने इलेक्शन में ऑफिशियली तरीके से, और इस ट्रायल को सबने सपोर्ट करा। तो इनकी जो पहली ट्रायल हुई थी ये रेड फोर्ट पे हुई थी, और इसमें 3 बंदा था, एक याद रख लेना, प्रेम कुमार सहगल, शाह नवाज और गुलबख्श बिन ढिल्लन। देखो तीनों अलग अलग धर्म से, एक हिंदू से थे, मुस्लिम थे, एक सिख से थे। इन सबको फांसी, इनकी ट्रायल हुई थी वहाँ पे। और इनके तरफ से लॉयर कौन कौन थे? बालू भाई देसाई साहब, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटजू, नेहरू जी और असफ जी। ठीक है, तो बालू भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटजू और नेहरू है ना असफ अली। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ आपको। इन बैकग्राउंड, अराइवल ऑफ द बोस साहब आते हैं कहाँ पे? सिंगापुर में। एंड ही वॉज असिस्टेड बाय द रासबिहारी बोस, मतलब रासबिहारी बोस ने पूरा आज़ाद हिंद फौज की जो कमान थी ना वो बोस साहब को दे दी थी, है ना। ही वॉज असिस्टेड बाय द रासबिहारी बोस, एंड आफ्टर दैट ही सेटअप प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट। कहाँ पे? रंगून में और सिंगापुर में। उनका हेडक्वार्टर कहाँ था? प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट का, रंगून और सिंगापुर। ठीक है, उस समय कुछ बैटल हुए, थोड़ा देख लो यार। एक होता है बैटल ऑफ कोहिमा, 1944 में हुई थी। इसको बोला जाता है कि स्टिंगलागार्ड ऑफ द ईस्ट, इसका नाम है, इसको बोला जाता है। ये एक जगह है रसिया में, एक सिटी है, स्टिंगलार्ड ऑफ द ईस्ट। ठीक है, एंड इम्फाल कैंपेन भी चलाता है, दोनों एक साथ चलता है, बैटल ऑफ कोहिमा और इम्फाल कैंपेन।
यहाँ पे ब्रिटिश डिफीटेड जैपनीज विद द हेल्प ऑफ एलाइड, ठीक है, याद रखना इसको। उसके बाद आरएन आई, देखो ये आई ने इंडियन नेवल वाला, ये सॉरी इंडियन नेशनल आर्मी वाला ये 45 में हुआ था, और RIN वाला मतलब रॉयल इंडियन म्यूटिनी वाला ये 46 में हुआ था। तो पहले आई ने फिर RIN, ठीक है। तो रीज़न क्या था इस म्यूटिनी होने का, जो मतलब जो ट्रूप्स थे, जो फोर्सेस, उन्होंने खुद ही विद्रोह कर दिया। उनका रीज़न था रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस। सुपीरियर जो फोर्सेस थे वो बड़ा अब्यूज़ करते थे इन लोगों को, फूड जो होता था वो अनपेटेबल, खाने लायक नहीं होता था। और RIN को जो सबसे लास्ट में हुआ उनको बोला जाता है इट एक्ट एज ए फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश रूल, मतलब यही लास्ट ही जाता है जिन्होंने मेन एक अंतिम जो कांटी होता है ना वो छोड़ने का काम किया। तो फिर गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या था, ओनली ट्रायल ऑफ दोज आईने एक्यूज ऑफ द मर्डर एंड ट्रीटमेंट, मतलब और द ब्रूटल ट्रीटमेंट, मतलब सिर्फ उसी सोल्जर का ट्रायल चलेगा जिनको मर्डर के लिए अक्यूज किया गया और जिन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रूटल ट्रीटमेंट करी है। और बोला एक ये काम कर लिए हैं, सबका ट्रायल नहीं होगा, खाली उन्हीं का होगा जिन्होंने मर्डर किया है और जिन्होंने ब्रूटल ट्रीटमेंट दिया है। और दूसरा, कैबिनेट मिशन को भेजा जाएगा इंडिया। अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है, ठीक है। चलो, इलेक्शन होता है विंटर के समय 45-46 में। इनका रिजल्ट देखो, कांग्रेस गॉट 91% ऑफ द नॉन मुस्लिम वोट्स, 57 आउट ऑफ 102 सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली, मेजोरिटी इन द मोस्ट एक्सेप्ट फिर से वही बंगाल, सिंध और पंजाब। और मुस्लिम लीग जो थे इनको मुस्लिम वोट का 100% नहीं मिला, इसको भी 86.6% के आसपास मिला, जिसके वजह से इसको 30 सीट्स मिले और इनको 56 सीट्स मिले थे। और ये भी क्यों मिले पता है, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट थे ना, इसलिए, ठीक है। ओके, अब आ जाइए, ये वाला चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन प्लान आता है मई में, ठीक है, मई 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। इनको 3 लोग लेकर आते हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर, तीनों नाम याद रखना है, ठीक है। इट रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ द फुल फ्लेश्ड पाकिस्तान। समझो, कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला कि ये जो फुल फ्लेश्ड पाकिस्तान बनने का जो डिमांड है ये नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, इन्होंने फुल फ्लेश्ड पाकिस्तान बनने के डिमांड को नहीं माना था, रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला हम 3 ग्रुपिंग बनाएंगे, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। ग्रुप A में हिंदू मेजोरिटी एरिया होंगे, ग्रुप B में मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होंगे, और ग्रुप C में भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होंगे। लेकिन B वाले में क्या होगा, वेस्ट वाला जो अभी का पाकिस्तान है, और C में क्या होगा, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ईस्ट वाले जो अभी बांग्लादेश है, ठीक है, ये बोला। उसका बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगा उसको टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। याद रखना इसको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबरशिप होंगे ना उसको इलेक्ट किया जाएगा बाय प्रोविंशियल असेंबली, मतलब उनके मेंबर, इनके प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाएगा बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस। और प्रोविंस को फुल ऑटोनॉमी दे जाएगी, बट सेंटर को वीक रखा जाएगा, और कॉमन सेंटर बनाया जाएगा डिफेंस के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए और एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। 3 टियर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन बनाया जाएगा, यूनियन और फिर ये स्टेट वाला, फिर प्रोविंस वाला, ठीक है, सेक्शन, यूनियन सेक्शन और प्रोविंसेस। उसके बाद प्रिंसली स्टेट नॉट अंडर द ब्रिटिश रूल। आपको पता है कि जो भी प्रिंसली स्टेट है ब्रिटिश प्रोमेंटेसी के अंदर नहीं आते थे, तो उनको बोला गया कि आप फ्री हैं, आइदर यू वांट टू ज्वाइन विद द इंडियन यूनियन और यू वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। उसी में बोला था जूनागढ़ ने कि भाई मैं नहीं भारत के साथ मिल रहा, हैदराबाद ने बोला मैं भी नहीं मिल रहा, ठीक है। जम्मू कश्मीर ने शुरुआत में बोला था मैं नहीं मिल रहा, ठीक है। और एक नॉर्थ ईस्ट भी था, ठीक है। चलो, तो ये जो ग्रुपिंग बना था ना, ये जो ग्रुपिंग मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुआ। ये भी कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल हुआ, पता है क्यों? देखो जरा, देखो 5 ईयर और 10 ईयर की ना कूलिंग पीरियड दी गई थी, ठीक है। और क्यों ये कूलिंग पीरियड किस चीज़ की है? मतलब अभी आप मान जाइए 5 साल और 10 साल अगर आपको लगता है बात नहीं बनती है तो यू आर फ्री टू कम आउट ऑफ दिस यूनियन, ठीक है। दूसरा कि जो ग्रुपिंग बनी थी ना, तो कांग्रेस बोला था कि ये जो ग्रुपिंग है कंपलसरी नहीं है, मुस्लिम ने बोला कंपलसरी है ग्रुपिंग।
तो गवर्नमेंट ने बोला भाई ये ऑप्शन है। अब यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन, इस पे डेडलॉक लग गया। ठीक है, तो जब इस पे डेडलॉक लग गया तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो गई। लेकिन इसके पहले ये चीज़ तो मैंने आपको बताया ना, हाँ डेडलॉक लग गया तो फिर एक सेकंड रुकना। हाँ चलो 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 ठीक है, डेडलॉक लग गया, यहाँ तक याद रखना। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत सारी सीटें जीती, तो उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। तो इनिशियली ना मुस्लिम लीग ने ज्वाइन नहीं किया, मतलब कैबिनेट को ज्वाइन नहीं किया, बट बाद में उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन वो टांग अड़ाने का काम कर रहे थे बस। ठीक है, जो अभी भी बहुत लोग करते हैं। तो उसका उसमें अटली प्राइम मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट आता है कि भाई 30 जून का डेट दे रहा हूँ 1948, ये डेट दे रहा हूँ, पावर ट्रांसफ़र करूँगा मैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ से माउंटबेटन को वाइसरॉय बना के भेजा जाता है, और ये 3 जून का प्लान लेके आते हैं भाई, 3 जून 1947 का प्लान। बोला फ्रीडम दूंगा लेकिन बंटवारा करके दूंगा, बांट दूंगा। अब ब्रिटिश की आदत है, जहाँ जहाँ इन्होंने रूल किया ना, बांट के ही गया इस साला पूरा का पूरा। आप देखो स्क्रैम्बल ऑफ ये अफ्रीका देख लो, फ्रीडम विथ पार्टीशंस। ठीक है, 3 जून प्लान, पार्टीशन प्लान, बाल्कन प्लान भी बोलते हैं इसको, बाल्कन प्लान, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और लास्ट वाइसरॉय। इमीडिएट पावर ट्रांसफर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेट्स, यहाँ भी ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनियन स्टेट्स। ठीक है, चलो कुछ चीज़ और देख लो। एक ना 1945 में पीपल्स प्लान्स आया गया, जो 10 साल के लिए था, जो एम.एन. रॉय ने लाया था पीपल्स प्लान्स। ठीक है, उसके बाद एक बॉम्बे प्लान आया था 1944 में, जो 15 साल का था। ठीक है, ये सारे इकोनॉमिक प्लान मैं बता रहा हूँ। फिर एक सर्वोदया प्लान आया था, जो जयप्रकाश नारायण ने लाया था। ठीक है, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, विलेज इंडस्ट्री वगैरह सब के लिए, दिस इज़ याद रखो। तो मुस्लिम लोग ने ना एक डायरेक्ट एक्शन डे बोला था, जब नहीं माना था चीज़ें, तो डायरेक्ट एक्शन डे, ये डेट याद रखना, मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर किया था, मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1940। आप कभी ध्यान देना, अगस्त बड़ा इम्पोर्टेंट है यार। अगस्त में स्वदेशी मूवमेंट, अगस्त में जहाँ तक अभी मुझे याद कर पा रहा हूँ चीज़ें, कुछ 1920-21 के बाद भी हुई थी। इवन आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ये डायरेक्ट एक्शन डे है ना, अगस्त वाली ऑफर है ना, अगस्त में बड़ा बहुत, अगस्त में हम आपका फ्रीडम, अगस्त बड़ा इम्पोर्टेंट है यार। ठीक है बच्चा, तो बच्चा ये पूरा का पूरा मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, पूरा का पूरा गांधी नोट, और आई होप बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत छोटे में करवा दिया। ठीक है, इसके लिए आपको कोई 100 पेज नहीं पढ़नी जाके। चलिए अपना ध्यान रखिए, फिर जल्दी मिलते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।